अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्बुलेंट टीन्स एंड हाउ टू पेरेंट देम. So we will discuss everything about teenage and how to be a good parent or a facilitator at this age. Raising a teenager is hard, but being a teenager is hard too, which is why our kids need someone they can trust on. They come for advice. They can come to advise for advice and to share their lives, the good, the bad, and the ugly. Having a front row seat in our kids' lives is a far better place to be than sitting on the highest bleacher. तो बच्चों को, टीनेजर्स को इस वक्त हमारे पेरेंटिंग की इस तरह जरूरत होती है कि हम उनके फैसिलिटेटर होते हैं. वी आर नॉट समवन हु ओन्स देम और हु टेक्स देम एज अ प्रॉपर्टी. वी हैव टू फैसिलिटेट देम टू लर्न लाइफ एंड टू लिव लाइफ इन अ प्रैक्टिकल वे. I am a mother of 2 teenagers, mashallah, and one is 13, one is 17, और it's like, peak time दोनों का जो चल रहा है इस वक्त वो ऐसा है कि एक टीनेज में एंटर हो रहा है और एक की टीनेज ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है. And today I will be sharing my experiences and how I was when I was a teenager and how I have tried to change some of my parenting thoughts जो मेरे साथ apply हुई और फिर मैंने उनको क्या change किया, what was good that I kept and what was bad that I changed. मेरे साथ आज मेरी conversation का part है Mr. Kamran Zishan Rizvi. He is a motivational speaker, a consultant at Carnelian and a mentor at the School of Leadership. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam. Very well. Thank you for having me in this important show because हम सब एक ना एक वक्त में टीनेजर थे और वालिदैन से हमारा टकराव होता था और अब हम पेरेंट्स बन गए हैं, ग्रैंड पेरेंट मैं बन गया हूँ. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि मैं अक्सर लोगों से जो मिलता हूँ दे आर आइदर पेरेंट्स और टीनेजर्स. तो पेरेंट्स को भी मैं अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई आपके बच्चों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं एंड मोस्ट ऑफ देम टेंड टू बी स्ट्रगलिंग एंड वील डिस्कस दैट व्हेन यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी. तो आपका क्या पेरेंटिंग बैकग्राउंड है? जैसे मेरे तो 2 टीनेजर्स हैं, मतलब पीक टाइम चल रहा है मेरा. आपका क्या पेरेंटिंग बैकग्राउंड है? हाउ अबाउट योर किड्स एंड देयर एज? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आई एम 63 एंड दिस इज माय फिजिकल एज, राइट? वैसे मैं 28 का हूँ और अच्छा, जैसे मैं स्वीट 16 हूँ अभी तक. एंड आई बिलीव दैट एज इज अ नंबर, यूथ इज एन एटीट्यूड. तो मेरे बेहतरीन दोस्तों में माय बेस्ट फ्रेंड्स आर आल्सो बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 24. तो ये और ऐसी यारी दोस्ती है कि वो मुझे नहीं तसव्वुर करते कि आई वुड बी दिस ओल्ड, क्योंकि मैं इस तरह बिहेव ही नहीं करता. और साथ ही साथ एक और पहलू है कि जो मेरे पीयर्स हैं, मेरे पीयर्स ज्यादातर वो बहुत आगे निकल गए हैं थोड़ा सा. उनके साथ जब मैं होता हूँ तो मुझे थोड़ी सी दुश्वारी होती है. कुछ दोस्त हैं जिनके साथ खुल के बात होती है, दे आर आल्सो यंग एट हार्ट. तो यस, नाउ व्हेन आई लुक एट पेरेंटिंग एंड टीनेज, तो मैं सबसे पहले तो अपने वालिद का किस्सा सुनाऊंगा आपको कि जब मेरे वालिद और जेनरेशनल जो चेंजेस आई हैं वक्त के साथ साथ, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो आई गिव वन एग्जांपल फ्रॉम माय फादर्स लाइफ. वो जब मेरे वालिद टीनेज में थे और वो अपने वालिद के सामने पेश होते थे, यानी मेरे दादा के सामने, तो वो अदब से खड़े होते थे. और यानी हाल ये था कि वो बालों को नहीं छू सकते, बिल्कुल जैसे कि आप कचहरी में जज के सामने पेश हो और वालिद साहब जो भी कहते हैं आपको जियो जियो, whether you agree or not, कि आप क्वेश्चन करें या कुछ नहीं, जो उन्होंने कह दिया है वो फरमान है. और फिर मेरे वालिद बताते हैं कि वो जब बाहर निकलते थे उसके बाद वो हरकत करते थे जो कि वो मना की गई हो या वो कभी भी जिसारत ना करें अपने अब्बू को बताने की. तो एक तो ये था. और वालिद साहब के जमाने में उनकी वालदा जो थी, मेरी दादी, वो उनकी कॉन्फिडेंट थी. तो जब कोई मसला होता था, कोई गड़बड़ हो जाती थी, तो वो जाके दिल की बात जो है वो अपनी माँ से करते थे, तो यानी मेरी दादी से. तो एक तो वो पेरेंटिंग का दौर था. उसके बाद फिर मैं जब टीनेज में था तो मुझे याद है कि जब भी हमारे घर में मेहमान आते थे और मैं 16 साल का था, मैट्रिक किया हुआ था, उस एज में, तो अम्मी हमेशा बुलाती थी, आओ बेटा
ये फला आंटी है तुम्हारी, ये अंकल फला है, ये तारुफ जो होता है। और ऐसे हम मिलते थे जैसे कि हमसे बेहतर कोई और बच्चा हो नहीं सकता, स्मार्ट शर्ट पहने हुए और जी ऐसे बहुत ही बोले। अच्छा, ओबीडियंट किड्स। ओबीडियंट किड्स, ओफो। तो यानी कि एक नाटक रचाया करता था मैं। और मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हरकतें करता था, मेरी सोबत क्या थी, कहाँ कहाँ हम भागते थे और आवारगी करते थे। गाड़ी रात को लेके गायब हो जाता था, घर वाले सो रहे हैं लेकिन मैं गाड़ी लेके गायब, और अपने दोस्तों को पिक करके और फिर घूमते थे पूरे कराची। जब फ्यूल बिल्कुल खाली पे आ रहा होता था फिर मैं घर आता था। तो घर आते थे। तो इस किस्म की मेरी टीनेज गुजरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे लविंग जरूर थे, लेकिन उनके साथ दिल की बात मैं नहीं कर सकता था। यानी कि उनके सामने सिगरेट नहीं पी सकता, उनके साथ में ये नहीं उनको बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है और इस किस्म की जो बातें होती हैं। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट। तो ये था कि उनका रिस्पेक्ट था, अदब था, और खौफ ये होता था कि अगर उनको पता चल गया तो उनका एक तो दिल टूटेगा और फिर वो मेरी फेटी लगाएंगे। तो एक फियर का रिश्ता रहा। अच्छा, ये मुझे इस बात से बहुत एक अच्छा सवाल याद आया। आप ये बताएं कि आपको खौफ ज्यादा था या आपके इज्जत ज्यादा थी? I think fear is an expression of respect, and I did not want कि उनकी नाक कटे या उनको मेरी वजह से कोई नुकसान हो। तो मुझे उसका बहुत ख्याल रहता था, लेकिन साथ में हरकतें नहीं चेंज करता था ना। तो अगर हरकतें मैं चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो कुछ है जो खौफ, कनेक्ट नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट जो है उसमें, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि माय पेरेंट्स डिड नॉट हैव अ क्लू कि मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन उनके सामने जो था मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे। फिर जब हम लोग लंदन गए थे, एंड आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स एट दैट टाइम, तो वहाँ का कल्चर और माहौल कुछ ऐसा था कि मुझे लाइन पे आना पड़ा। मतलब मैं रात को गाड़ी नहीं चला सकता था, क्योंकि वहां पर बगैर लाइसेंस के पकड़े गए तो अंदर जेल। जबकि पाकिस्तान में अगर हो तो फिर मैं फला कमिश्नर के बेटे को जानता हूँ, तो इस तरह करके निकल आऊंगा। तो लाइन में खड़ा होना है, रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यूज थी सिविल सोसाइटी की, वो लंदन में मैंने देखी। और हमारे माशरे में तो कोई एहतराम इज्जत लोगों का तो कोई था ही नहीं, और हम जंगली कुत्तों का शिकार भी करते थे एयरगन के साथ। जबकि अब मैं सोचता हूँ कि कितना जुल्म है कि आप एक हैवान के साथ ये सलूक कर रहे हैं अपने शौक के लिए, और चाहे उनकी पर्सनल निकलती। सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, this is so, I mean, when I think about it कि और आजकल की जो मैं जनरेशन को देखता हूँ, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और बहुत सी रिस्क ले रहे होते हैं और गलत आदतों में भी पड़े होते हैं। बट आई रियलाइज कि मैं तो खैर बाहर गया और ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जब मैं नौजवानों से मिला हूँ और look at my age, and yet I'm able to connect with them, communicate with them, laugh with them, और वो दिल की बातें भी मुझसे कर रहे होते हैं। तो एक तो आउटसाइडर होने का फायदा है, और दूसरा एक और पहलू ये भी है कि आपको उनकी एज में आके उनके हवाले से उनकी दुनिया में बात करनी, उनके जैसा सोचना है, बिल्कुल, कि वो इस वक्त इस एज में क्या सोच रहे हैं। Yes. और बड़े हो जाना एज में, उसका ये मतलब नहीं होता कि अब आपने एक ऐसी फिगर बन जाना है कि लोग उससे डरें, खौफ खाएं, या आप यंग नहीं सोच सकते। इट्स नॉट अबाउट, आपकी सोच ओल्ड नहीं होनी चाहिए, सोच आपकी जमाने के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए, और आपकी सोच जमाने के हिसाब से थोड़ी बदलनी भी चाहिए। मैं आज एक हजरत अली का ही कॉल पढ़ रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक डिफरेंट एज, डिफरेंट एरा के लिए बॉर्न हुए हैं। हम उनकी परवरिश तो अपने हिसाब से करते हैं, मगर उनको प्रिपेयर एक डिफरेंट एज, डिफरेंट एरा के लिए कर रहे हैं। तो उस तरह हमारी सोच भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि हम उनकी परवरिश ऐसे करें कि वो जिस एरा के लिए बने हैं, जिस एरा के लिए उन्हें डेवलप करना है, वो उस एरा से मैच भी कर सकें। जी जी। तो वालिदैन के साथ तो ये था मेरा जो सिलसिला है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि my father passed away in 2017, but I would say the last 15 years we have been the best of friends. We have हमारी रिलेशनशिप मेरी पेरेंट्स के साथ, लेकिन ये बहुत देर में आके हुई ना, 45 की एज के बाद मेरी हुई, और इतनी दोस्ती कि कोई ऐसी बात थी ही नहीं जो मैं उनके साथ ना कर सकूं एट माय एज ऑफ 40-45। लेकिन टीन एज का एक और पहलू है, और मेरे साथ एक और चक्कर ये हुआ, फिर मैं भी पेरेंट बना, फिर मेरा भी बेटा, मेरी भी बेटी, वो भी टीन एज से गुजरे। तो जब वो टीन एज से गुजर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने अपने वालिदैन से नहीं सबक सीखा हुआ था कि हाउ टू पेरेंट। बस मेरा ये था कि बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको
रिस्पॉन्सिबली इधर उधर जाना है, रात को घर आ जाना है, गाड़ी बगैर लाइसेंस के नहीं चलानी है वगैरह. I used to expect that, and I used to become strict. And I remember कि my relationship with them was not that of a friend. कोशिश मैं करता था, लेकिन वो दोस्ती वाली फीलिंग उस जमाने में नहीं थी. आज दोनों मेरे जिगरी हैं, लेकिन मेरा बेटा आज 40 का है, बेटी 39 की, तो फर्क बहुत है ना. तो मेरी कहानी में मैं समझता हूँ अल्लाह का करम ज्यादा रहा है बनिस्बत मेरे किरदार का. गलतियां बहुत की हैं और उन गलतियों से सीखा भी है. और उन गलतियों से सीख के आपने अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज किया या वही रिपीट किया, और उसके बाद अपनी खुद की पर्सनल गलतियों से सीख के शायद आपने चेंज एक्वायर किया? मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में जब से आया हूँ, और I came into this profession when I was 33, and इसमें जितना मैंने सीखा है, मुझे सिर्फ यही एहसास हुआ है, हाय हाय मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैंने तो नहीं किया, काश के किया होता. तो I have learned a lot from my participants, from their issues, from their problems that they've been sharing, and as a result I must say that आज अगर मैं आपके साथ इस मौजू पे बात कर भी रहा हूँ, तो एक तो मुझे अपनी गलतियों का पूरा एहसास है, और अगर आज मैं दोबारा से शौहर बनता हूँ और एक नौजवान 24 साल 25 साल, I would be a very different person compared to what I was. लेकिन मैं अपने बेटे को देखता हूँ, क्योंकि उसका बेटा जो है, मेरा पोता जो 12 साल का है, और वो एक पोता मेरा 4 साल का है, जिस तरह वो पेरेंट कर रहा है, अब जबरदस्त. I mean, he is doing exactly what you just said, कि जो मैंने नहीं किया वो अपने बच्चों के साथ. बिल्कुल. और ये चीज एक्चुअली देखें, एक चीज तो है कि आपकी भी ग्रोथ हुई, ठीक है, पेरेंट बनने के बाद आपने सीखा. एवरीबडी इज नॉट. आई वाज लिसनिंग टू साइमन सिनेक अदर डे. उसने एक बहुत ही प्यारी बात की. उसने कहा कि एवरीबडी इज केपेबल ऑफ बीइंग अ पेरेंट, बट एवरीबडी इज नॉट सपोज्ड टू बी और शुड बी अ पेरेंट. ठीक है, और गुड पेरेंट. तो ये सब चीजें कुछ हमें प्रैक्टिस से भी आती हैं, कुछ ये बात है कि हमारे प्रीवियस जमाने में पेरेंटिंग का जो स्टाइल था, जो हमने देखा, हमने वो कॉपी करना शुरू कर दिया. अब उसके अंदर हमारी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, हमने उससे ये सीखा कि हमें ये सब कुछ अप्लाई नहीं करना, या हमने ये सीखा कि हमें ये सब कुछ अप्लाई करना है. तो कहीं आप अननोइंगली वो सब अप्लाई करते रहे जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा था, और फिर आपके बेटे ने शायद ये देखा कि ये वो चीजें हैं जो मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो वो उसने नहीं की होंगी. तो ये सब लर्निंग, पार्ट ऑफ लर्निंग और ग्रोथ है. जैसे अब आप यू कैन से कि आई विल बी अ बेटर पेरेंट और बेटर हस्बैंड इफ आई गेट अ चांस अगेन. तो ये सब ग्रोथ होती है. और मेरा ख्याल है कि पास्ट की मिस्टेक्स को लेके बैठ जाना, उनको रिग्रेट करना इज टोटली नॉट इन, मतलब इट्स नॉट कूल. और मजे की बात है कि आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, सिंपली बिकॉज़ अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड. Because I'm very proud of my children. They're doing good work, and my damad, my bahu, and my children. I mean, mashallah, we have a remarkable relationship. Mashallah, good. And ये मैं जरूर कहूँगा कि don't hope कि ऐसे ही होगा. तो ये प्रोग्राम जो है, क्योंकि you know, it may not work every time. ये तो मैं किस्मत से निकल आया, अल्लाह का करम है इसमें. लेकिन और एक बात ये भी है कि जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में बोला, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, कि मैंने ये चांस दिया अपने बेटे को, मुझे बैठ के बताए कि क्या गलती मैंने की है. तो वो चीज भी हर पेरेंट नहीं कर पाता. यू हैव डन इट. यू एक्चुअली गेव दैट स्पेस वेयर ही कैन स्पीक, वेयर ही कैन टॉक अबाउट इट. तो ये चीजें भी ये है कि आप अपनी गलती से सीख के फिर अगले को चांस दें कि ही कैन करेक्ट यू समवेयर. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड. और एक दफा मेरी बेटी के साथ फड्डा हुआ था, एंड ये किस्सा मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया नहीं बताया. डिड आई टेल यू अबाउट दिस फड्डा दैट आई हैड विद माय डॉटर? नो 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 नो. तो वो मुंह बना के बैठी हुई थी, रात का वक्त था. शी वाज 18 एट दैट टाइम, एंड आई केम होम, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक वहां पर हमारी एक रिलेशनशिप बन गई थी काफी हद तक. और हुआ ये था कि जब मैं घर आया, देखा कि वो मुंह लटका के बैठी है, रात का वक्त है, एंड हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, दरवाजा जो था उसके बेडरूम में जाता था. तो बातचीत मैंने शुरू की, और वो बातचीत जो थी, डिसएग्रीमेंट शिद्दत अख्तियार करती गई. अच्छा, बेटी का भी ईगो बड़ा हाई है, मेरा भी बड़ा हाई था उस जमाने में. एंड वो आवाजें जब चढ़ी तो एक फिजा ऐसी बन गई कि या तो वो मुझे मारेगी या मैं उसको मारूंगा. तो इससे पहले कि कुछ हो, शी जस्ट लेफ्ट द रूम, ड्राइंग रूम, एंड एंटर्ड हर रूम एंड स्लैम्ड द डोर. अच्छा, अब जब वो अंदर चली गई तो खामोशी ड्राइंग रूम के अंदर. अब मैं फिक्र में हूँ कि क्या हो गया, ये फिर क्या मुसीबत हो गई. और फिर पहला ख्याल आया कि मैं जाके सो जाऊं, फिर सुबह उठेंगे, दिमाग काम होगा, फिर बात कर लेंगे. तो एज आई वाज एंटरिंग माय बेडरूम, तो मुझे एक ख्याल आया, एक अंदर की आवाज, कामरान कल तुम उठोगे?
तुम्हें पता है कि तुम्हारी कल जिंदगी होगी या नहीं होगी? तो मुझे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कल आएगी या नहीं आएगी। मैंने कहा मैं किस उसमें चक्कर में हूं, अभी जिस कैफियत में मेरी बेटी गई है कमरे के अंदर, और मैं अगर अल्लाह मुझे उठा लेता है तो मेरी तो पूरी लेगेसी जो है वो वही होगी जो वो सोच रही है, वो वही रिमेम्बर करेगी। लीव हर इन दैट स्टेट, आई कैन नॉट। तो फिर मैं वापस आया ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, और जाके दस्तक दी उसके दरवाजे पे ना, कोई जवाब नहीं। फिर 2 मिनट के बाद दस्तक, फिर कोई जवाब नहीं। अब 15-20 मिनट मैंने कोशिशें की, पे अंदर से आवाज आई, क्या है? तो मैंने कहा कि दरवाजा खोल, इमरजेंसी। अच्छा, जब मैंने इमरजेंसी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उन्होंने हल्के से ना वो झांक के देखना चाह रही थी। मैं जाके दौड़ से अंदर घुसा और जाके उसको ग्रैब कर लिया ना, फिजिकली, और बहुत टाइट। अब दो खंबे जब आपस में टकराएं तो आप तसव्वुर करें क्या कैफियत होगी, चुभन होती है ना। लोहे के दो खंबे जो हैं टकराए, अकड़े हुए हैं बिल्कुल, और मैंने उसको ग्रिप किया हुआ है, और वो भी बड़ी स्ट्रांग थी, एथलेटिक किस्म की। अच्छा, अब एक कैफियत ये हुई, अब आ तो गई मेरे हाथ में, करूं क्या? यू नो व्हाट आई डिड? आई जस्ट सेड टू हर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बस मैंने ये कहना था कि वो जो हम दो लोहे के खंबे थे ना, वो बिल्कुल ऊन के गोले बन गए, दो टेडी बेयर्स बन गए, और वो रो पड़ी, मैं रो पड़ा, और हम एक दूसरे के आपस में इतनी वो कुर्बत हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आफ्टर दैट आई लव यू वाली बातें हुई, और अच्छा जाके सो जा, मैं भी जा रहा हूँ सोने, फिर कल बात नो पॉइंट टॉकिंग टू यू। मैं कहा एग्जैक्टली, यू आर राइट करके मिला। और वो रात ऐसी प्यारी नींद थी मेरी कि मैं तुम्हें बता नहीं सुकून सकता। की। या बट यू नो, ईगोज आ जाते हैं पेरेंट्स में भी, ट्रू। और कभी बच्चों में भी आ जाते हैं। बिल्कुल आ एंड जाते ये हैं। जो मैंने मिसाल आपको दी है, अब गौर करिए, अगर मौत को याद ना रखा होता तो शायद ये सिलसिला और भी नहीं खराब होता। ट्रू ट्रू ट्रू, अगले दिन उठ के फिर इट वुड हैव बीन मोर, यू नो, इट वुड हैव बीन वर्स्ट। जैसे मैं आपको प्रोग्राम से पहले बता रही थी कि मैं अपने बहन भाइयों में सेकंड लास्ट नंबर पे आती थी, और मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मतलब वो वही बात थी कि जैसे उस वक्त पेरेंटिंग होती थी कि बस नजरें नीचे रखनी है अगर अब्बू सामने है तो। अब उसमें ये होता था कि आई वॉज वेरी टॉकेटिव सिंस फॉर एवर। तो मुझे ये होता था कि घर में किसी ने भी कुछ मनवाना होता था अब्बू से, तो मुझे कह देता था, या उनको डांट मुझे पड़ जाती थी, लेकिन मैं कह देती थी बात, मुझे लगता था सही बात कह देनी चाहिए। तो अब मेरे और अब्बू की ना जरा कम ही बनती थी मेरी शादी से पहले। फिर अचानक से मेरी शादी हो गई, शादी भी बहुत अर्ली हो गई। तो शादी के अगले दिन से मेरे अब्बू 360 डिग्री चेंज। अब्बू का जो मेरे और अब्बू की क्लोजनेस उस वक्त हो गई मेरी शादी के बाद, मतलब ये होता था कि उन्होंने रोना भी मुझे फोन करके होता था। आई यूज्ड टू लिव इन सऊदी अरेबिया, ही यूज्ड टू बी इन पाकिस्तान, बट अगर उन्हें दुख पहुंचा है किसी बात पे वो अफसरदा है, तो उन्होंने मुझे कॉल करनी है। और ये वाला रिलेशनशिप हमारा शादी से पहले कभी नहीं था। और मैं हैरान होती थी कि कैसे ये क्लोजनेस है। मतलब वो भी जो हम शायद, मेरा ख्याल है हमारे दरमियान फ्रिक्शन थी, वो भी इसीलिए थी कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते थे कि जो बात मैं अब्बू को कहती थी वो सुनते जरूर थे, भले उससे अग्री करें ना करें, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्टेंस भी मुश्किल हो जाती है कि नहीं बच्चा सही कह रहा है। तो बिल्कुल 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 ऐसा है। ये भी एक चीज, हाँ ऐसा है। और ये एक चीज होती है जिसके अंदर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ईगो भी आ जाती है। और फिर ऑब्वियसली आपके अगर 5-6 बच्चे हैं, उन सब बहन भाइयों को तो आप वैसे नहीं ट्रीट कर रहे, और आपको होता है कि भाई ये क्या, क्यों मेरे सामने खड़े होकर बच्चा इस तरह बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो बॉन्ड हमने शेयर किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट वाज लाइक कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ये चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। और क्या, सिर्फ एक अब्बू का सेंटेंस था कि मैं शादी के अगले दिन मेरा ख्याल है गई हूँ घर, और मेरी ड्यूटी लगाई होती थी अब्बू ने कि मुझे पौधों को पानी देना होता था। सही है, शादी से पहले मेरी डेली ड्यूटी थी है कि मुझे पौधों को पानी देना है। अब मैं गई हूँ, जाके बैठी हूँ, और अब्बू मुझे देख के रोना शुरू हो गए। अब वो रो इसलिए रहे थे कि वो दुखी थे कि मैं छोटी भी थी जब मेरी शादी हो गई, और ही वाज सैड बट ही कुडंट से इट। ही जस्ट सेड कि तुम चली गई हो तो अब पौधों को पानी कौन देगा। और वो रोए, और वो कोई रोए, और मैं ये सेंटेंस आज तक नहीं भूलती। बस वो एक सेंटेंस था, और उसके बाद हम लोग ऐसा कनेक्ट किए हैं कि हम माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारा कनेक्शन था। तो ये चीजें होती हैं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो ना, जो तुमने गलतियां देखी और की, मैंने गलतियां की है, तुमसे ज्यादा की है क्योंकि ज्यादा मैंने सफर किया है। लेकिन ये जरूर है कि जो अब मैं कुछ इशारे दूंगा आपके सवालों पे, तो वो
मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। एंड बिल्कुल, दाना वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और महादाना वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश ये है कि चंद बातें जो हम करेंगे उससे जरूर सीख लें, क्योंकि आपको फिर वो चोट नहीं लगेगी और आप बेहतरी का रास्ता इख्तियार कर पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी नेसेसरी। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ एक कमेंट आया, ये ले लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। अमारा बिन्ते तनवीर कहती हैं, वी हैव टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन एज दे आर ग्रोन अप्स, दे डिजर्व एक्सप्लेनेशंस एंड लॉजिक्स बिहाइंड व्हाट वी टेल देम, आर चुप कर जाओ, लीव देम हैंगिंग। सो ट्रू अमारा, इट्स सो ट्रू। और आजकल के बच्चे जो ये टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, आई थिंक ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इफ यू रेजोनेट what you're saying, they will understand and they will actually get the logic and they get the explanation of what you want and how you want and why you want. Gee, very true. And what a beautiful observation that is. Yes. Reema Khan कहती हैं, where do you draw a line as a parent so you don't become too pleasing? Because I see some parents who are scared to annoy their kids, especially parents who have a single child. ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना नजरिया दें, बिकॉज यू आर अ पेरेंट ऑफ टू एंड बोथ आर ऑफ अ डिफरेंट मिजाज, एक 13 एक 17। तो थोड़ा सा आप अपनी रोशनी डालें, फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा इस पे। देखें, मेरे हिसाब से आई विल स्पीक के ये जो चाइल्डहुड होता है ना, आपका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, लेट्स से जब बच्चे के 0 to 6 years की एज, 6 to 10, 11, 12 years की एज, वहीं से जो एनवायरनमेंट आप बनाते हैं वो बेस होता है, फाउंडेशन होता है। तो आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई है, उन वैल्यूज और एथिक्स पे बनाई है जो आप उनके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं जब वो बड़े होंगे। अब जैसे हम दोनों पहले बात कर रहे थे सर के कल्चरल डिफरेंसेस, और इनकी वजह से भी हमारे यहाँ फिर जॉइंट फैमिली में रहने से भी हर एक जो है वो पेरेंट करता है बच्चों को, चाचा, मामा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन आप जो चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं अपने बच्चे के अंदर उस एज से, वो जाके फाउंडेशन बनेंगी टीन एज में उन सब चीजों की जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहीं पे बच्चा, उस वक्त बच्चे के अंदर ये होता है कि बच्चा कन्फर्मिस्ट नहीं रहता, वो चीजों से अग्री उस तक नहीं करता जब तक वो उसे मेक सेंस नहीं करें, दे डोंट मेक सेंस टू देम, वो उसको लॉजिक ना समझ आए कि ये बात क्यों है। बच्चा चाहता है कि हर चीज का जवाब हो। तो ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने बचपन से ही रोल मॉडल किया हो सारे बिहेवियर को। अगर आपका बिहेवियर, मैं तो चिल्ला रही हूँ मगर मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ तुमने चिल्लाना नहीं है, तो वो कब तक नहीं चिल्लाएगा। ऑब्वियसली देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे उसे लगेगा दिस इज द ओनली वे, दिस इज हाउ आई नीड टू स्पीक। अगर मैं अपनी आवाज मेलो डाउन रखूंगी, नॉर्मल रखूंगी, नॉर्मल टोन में बात करूंगी, ही विल पिक दैट। बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन होते हैं, तो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं बड़े होके उन्होंने वही करना है। तो अब ये जो इन्होंने बात की है कि कुछ लोग होते हैं जो पेरेंट्स जो बच्चे को अनॉय नहीं करना चाहते कि ओहो बच्चा रो देगा या बच्चा चीखने लग जाएगा या बच्चे की बात यहाँ मुंह से निकली आपने पूरी कर दी। कुछ शायद चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पूरी कर देनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अर्न करने देनी चाहिए। दे हैव टू अर्न देम, you have to reward them for something, you have to make them do something to get what they want। हर चीज अगर आप प्लेट में रख के दे देंगे तो बच्चे को, बेचारे को आपने शुरू से ही माजूर बना दिया या उसको डिपेंडेंट बना दिया है कि ठीक है ये चीज, या फिर ये सोच डाल दी है कि मैं तो ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ। ऐसा नहीं है। उस बच्चे को आपने घर में बाहर के लिए प्रिपेयर करना है, बच्चे को आपने उस एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करना है जहां पे आप नहीं होंगे, तो वो वहां पे उस चीज को कैसे हासिल कर पाएगा या उस चीज के लिए कैसे वर्क करेगा। ये चीज के लिए हमें पेरेंट्स बनाया जाता है। हम लोग बच्चों को ओन नहीं करते, जो मेरी मानना है एज अ मॉन्टेसोरी टीचर भी। जब हम मॉन्टेसोरी पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि हम एज अ टीचर वी आर फैसिलिटेटर्स। व्हाट इज अ फैसिलिटेटर? फैसिलिटेटर वो इंसान होता है जो एक एनवायरनमेंट बना के बच्चे को खुद से एक्सप्लोर करने देता है, बच्चे को खुद से एक्सपीरियंस करने देता है उस एनवायरनमेंट को। अब हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं क्लासरूम में, बट वी डोंट गिव एवरीथिंग इन देयर हैंड। वी इफ वी डू दैट, पहली बात ही है कि बच्चे को अगर आप बगैर बोले सब कुछ देना शुरू कर देंगे यंग एज से, बच्चा बोलना ही नहीं सीखेगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जिनके बच्चों की डिलेड स्पीच होती है उनको डॉक्टर कहते हैं कि जब तक ये मांगे नहीं, जब तक ये मुंह से बोले नहीं, आपने देना नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसी वजह से हैं और आपको उनको इनेबल करना है इस एनवायरनमेंट के थ्रू कि वो जब आपके बगैर हों उस एनवायरनमेंट को कोप कर सकें, उस एनवायरनमेंट में अपने लिए एफर्ट कर सकें, उस एनवायरनमेंट में अपने लिए हासिल कर सकें जो उन्होंने करना है खुद से। तो हर चीज बगैर बोले देना इज नॉट
गुड, फर्स्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि लेट देम लर्न द प्रॉपर वे टू गेट इट, लेट देम लर्न एंड अर्न इट, कि किस तरह मैं क्या करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। एवरीथिंग इज नॉट देयर फॉर देम एज अ सोने का निवाला लेके हर बच्चा तो पैदा नहीं होता, मगर वही बात है कि आपको उनको अर्न करने देना चाहिए, उनसे एफर्ट करानी चाहिए, उनको इस तरह की ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो उनके लिए आगे फ्यूचर में चल के काम आएगी, स्पेशली व्हेन दे विल बी वर्किंग आउटसाइड, जहाँ पे ऑफिस में होंगे वो, वहां पे थोड़ी उनका मैनेजर या उनका बॉस उनको हर चीज प्लेट में रख के दे देगा, वहां पे वो क्या करेंगे? क्या कहते हैं आप सर? बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है कि वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। अगर हमने पैम्परिंग, आपने एक कैफियत सुनी होगी कि हम बच्चों को अक्सर बिगाड़ देते हैं ताकि सुकून रहे, वो खुश रहे, और इस लाड और प्यार में हम बच्चे को बिल्कुल नाकारा कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, उसकी पर्सनालिटी तबाह हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप उसको रिस्ट्रेन करेंगे तो फिर आप उसकी सेल्फ एस्टीम को भी डेंट कर सकते हैं अगर आपने तरीके से ना किया। तो हियर आई फील दैट बच्चे के साथ, जैसे आपने बातचीत की बात की, तो उसको टीनेज में किड्स आर बिग इनफ, ओल्ड इनफ टू बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, टीच देम हाउ टू नेगोशिएट। और नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है को आप भी सीखें और बच्चे के साथ भी, और जितना हो सके आप उसको सुने और ये उससे पूछें कि भाई अगर तुम ये करते हो तो इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें क्या फायदा है, फैमिली को क्या फायदा है। ब्रॉडन इज थिंकिंग थ्रू। अब उसकी नीड को आप हाँ और ना में ना ले जाएं, उसकी नीड की लॉजिक उससे कुरे दें। आई फील दैट हैविंग अ अगर बच्चा आता है ना, कहता है कि अब्बू मुझे वो गाड़ी चाहिए, मसलन वो 16 साल का है and he just wants a car and you have the money, तो आप कहें अच्छा बेटा ये बताओ गाड़ी के साथ क्या करोगे, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा, हमारी फैमिली को क्या फायदा होगा। देखो जो भी काम करो फायदा होना चाहिए ना। कहेगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर बताओ कि तुम, अच्छा जब गाड़ी तुम्हें मिल जाती है इस एज पे और तुमने कमाई ना हो, how do you think it's going to build you, strengthen you, build your capability? तो questions and discussion and negotiation जब आप कर रहे होते हैं तो लॉजिक की जो बात हुई वो बहुत जरूरी हो जाती है। सो यू आर एक्चुअली यूजिंग हिज मोटिवेशन फॉर द कार टू हैव हिज और हर अटेंशन in order to teach that person through that process, and you don't deny him, you say कि ठीक है, एक पहले ये माइलस्टोन्स हम तय कर लेते हैं, जब तुम ये अचीव कर लेते हो बिल्कुल why not। तो अब उसके लिए क्या हुआ, you're giving them the control of driving their destiny by taking responsibility। और सेल्फ एस्टीम अगर उनकी बनी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें, उनको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी शुरू में, यार अब्बा तो खींच देते हैं बात को, अभी चाहिए थी वो। तो पेशेंस और EQ की जो हम बातें सुनते हैं, वो अगर हम बच्चे की पेशेंस को नहीं फरोग देंगे, उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो वो फिर इम्पेशेंट हो जाएगा, हर चीज जल्द मांगेगा, फिर वो उसकी पर्सनालिटी डैमेज होगी, उसके कैरेक्टर में फ्लॉज आएंगे। तो वी वांट आवर चाइल्ड और सन और डॉटर टू बिकम मैच्योर, balanced, and being able to contribute in a way which would benefit the family and the society also. True. Overall. तो ये बड़ा आपने सही कहा है इसके अंदर, and these are opportunities rather than oh my god yes or no वाला situation नहीं है। बिल्कुल। Parents take the shortcut because they don't have the time। नहीं बेटा I'm sorry नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है ना, हम खुद बहुत बिजी हैं। हाँ हम बहुत बिजी हैं, डेडलॉक या तो हम ना कर देते हैं या दे देते हैं, या हाँ कर देते हैं, और फिर उस ना का रीजन भी नहीं देते कि बच्चे को पता लगे कि हमने ना क्यों की है या हमने हाँ क्यों की है। हाँ बिल्कुल। और फिर आप उसको असल में बाय ब्रेकिंग डाउन इन कम्युनिकेशन द चाइल्ड देन गोज टू देयर पीयर्स, और फिर वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। कभी कभी वो लोन शार्क से लोन लेके गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर मुश्किल में फंस जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी तलब बिल्कुल जायज हो या ना हो, उसको आप एहसान समझें कि वो आया है आपके पास। सही बात है। इस तरह कन्वर्ट करना है उस तलब को कि वो खुश भी महसूस करे, सबक भी सीख ले और आपके साथ ताल्लुक में भी रहे, और वो इधर उधर जाके शॉर्टकट्स ना ढूंढे। वरना you know how easily kids fall into drugs, how easily they fall into bad company and get into trouble because of these things। वही ना, और अगर आपने प्रॉपर्ली डील नहीं किया उस सिचुएशन को, लेट्स से टीन एज है और आपने प्रॉपर्ली उस सिचुएशन को डील नहीं किया, बच्चे के पास वो बचपन से भी उसे वो कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं मिले जो उसके पास होने चाहिए ये नो को डील करने के लिए। नो बड़ा मुश्किल वर्ड होता है, हम बड़े आराम से कह देते हैं,
तो नो हर एक के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अगर वो कोपिंग मैकेनिज्म्स उसके पास नहीं है, वो पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं है जिससे वो नो को हैंडल कर पाए, तो ऑब्वियसली ही विल गो फॉर अदर थिंग्स जो फिर यू नेवर नो कि कहाँ पे लैंड करे। तो नौजवानों को मैं ये जरूर सिखाता हूँ, यू कैन गेट व्हाट यू वांट विदाउट ब्रेकिंग द हार्ट्स ऑफ दोज यू लव। ये जो टीनेज आते हैं ना मेरे पास, वो कहते हैं मेरे पेरेंट्स सुनते नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो मैं उनको ये बताता हूँ टीनेजर्स को कि यू कैन गेट व्हाट यू वांट विदाउट ब्रेकिंग द हार्ट्स ऑफ दोज यू लव, बिकॉज किड्स लव देयर पेरेंट्स बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। और वो एक बैरियर जब आ जाता है तो फिर वो आपस में बात भी नहीं कर रहे होते, और फिर वो गलत कंपनीज में पड़ जाते हैं और दूसरों से वो हल ढूंढ रहे होते हैं जो वो पेरेंट्स से लेना चाहिए था। तो वो पूछते हैं मुझसे कि भाई हाउ कैन आई गेट व्हाट आई वांट विदाउट ब्रेकिंग द हार्ट्स ऑफ दोज आई लव। तो मैं कहता हूँ निगोशिएट, लर्न हाउ टू निगोशिएट। तो जब बच्चों को मैं ये सिखाता हूँ, लेकिन देखिए मेरे वालिदैन फोर्स कर रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मेरे वालिदैन फोर्स कर रहे हैं कि मैं नर्स बनूँ, मेरे वालिदैन, मैं कहता हूँ देखो वालिदैन जो कह रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सेट हो जाओ, तुम जिंदगी में सेटल हो जाओ, वो ये नहीं चाह रहे। उनकी नजर में ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन और टीचिंग विल बी द आंसर। True. But now it is for you to understand their need. It's not engineering, medicine or that. It is their need to see you settled and secure. Settled. True. That's what they want. Don't you want to and be then settled? And then if you want something different, discuss it with them, communicate. Discuss it with them. And effective communication. Convince them. अगर आप खुद अपने आइडिया से कन्विंस होते हो तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। Yeah, because वो तो उनकी पोजीशन है ना कि वो कह रहे हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो। आप कहें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसकी वजह यही है ना कि मैं सेट हो जाऊं, मैं अब एक अच्छी इनकम कमाने लगूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबली केयर कर सकूं, यही है ना। हाँ बिल्कुल यही है। तो अब वो यही चीजें मैं अगर इस ट्रैक से करता हूं तो वो भी पूरी हो रही। अच्छा वो कैसे? और फिर वो कहानी जो है वो नीड को देख रही होती है। तो ये सारी स्किल्स जो हैं, मैंने देखा है कि पेरेंट्स जहमत नहीं कर रहे होते, बच्चों को पता नहीं होता, तो तू मैं आ जाते हैं और मैं नहीं बात करता, और फिर ब्रेक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। कॉन्फ्लिक्ट तो हो लेकिन मैनेज नहीं होता। बिल्कुल वही कॉन्फ्लिक्ट को अगर वहीं छोड़ दें, वहीं छोड़ देंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट पे दूसरा तीसरा पाइल अप होता जाता है, तो फिर वो रिलेशनशिप कहीं से कहीं फिर वो जनरेशन गैप्स आ जाती हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप। जी, कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने कहा मैं रुक जाऊं। हाँ, ये बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो लेट्स टेक देम फर्स्ट। देयर इज आमिर अवान कहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लीजिंग एंड पैम्परिंग। इफ यू आर पैम्परिंग योर चाइल्ड यू विल बी अफ्रेड ऑफ योर चाइल्ड्स अनोयंस। Be pleasing with a margin of a dialogue so that you may know what your child needs, and your child should know that you are there to guide them, not to force them. Beautiful. Very nice one. Beautifully. बहुत खूब। और ये दोस्ताना रवैया जो है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनोद सिंह ही कह रहे हैं कि the teenagers have their individuality and experimenting as well as experiencing the phases of their relationship in their own way. Normally, they do not discuss these with their parents, elder siblings, despite all openness. There come stages when, without their confiding, we can make out there is something wrong. The things should be went out, and there has to be some marham. ऐसे में क्या करें कि teenager open up हो और बात बने? जबरदस्त। तो यहाँ अनकंडीशनल लव एक पहलू है जो बहुत जरूरी है। इस विनोद ने जो बात कही उसमें unconditional love, because often parents in their dialogue tend to become very conditional. You know, if you don't do this, I will not. अच्छा बच्चा जो है उसको भी तो सिक्योर फील करना है अपनी पेरेंट्स के साथ। तो थ्रेट्स जो हैं implied और otherwise don't work at all. तो आपको बच्चे को ये कहना होता है as a parent कि regardless of what you have done, you will always be my child, I will always love you, and you will always be the apple of my eye. Whether I spank you or not, that's a different story. But I will always love you, and I will feel for you no matter what. कुछ भी हो जाए, तुम्हारे grades कूड़े में जाए, तुम जाके गाड़ी किसी की ठोक दो, so long as you're well and safe, you will be my child. Of course, I will guide you. प्यार से कहूँगा, लॉजिक की बात होगी, तुम्हें सुनूंगा पहले, I'll try to understand you also. तो ये जो एक दोस्ताना रवैया है वो लाना है। और फिर कुछ नॉर्म्स मैंने देखा है कि जैसे तुम कह रही थी घर में तरबियत, पेरेंट्स वो कर ही नहीं सकते बच्चों से जो खुद ना करते हो। बिल्कुल, रोल मॉडल करें आप, सीरियसली रोल मॉडल तो करना ही करना है, because if you haven't done it yourself, how can you expect it from your kids? तो ये बहुत जरूरी है कि as parents
you turn the family unit into an organization, assign responsibilities, और जिस तरह इदारों में values होती हैं, norms होते हैं, and everyone is to be held to account, including अम्मी, अब्बू and kids. Everyone कि भाई टाइम पे हमें दस्तरखान पे बैठना है, और मील टाइम को एक सेक्रेट चीज बनानी जरूरी है अगर हो सके, क्योंकि कभी कभी ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है कि कोई खाना कभी खा रहा है, कोई नहीं होता खा रहा है, तो वो इश्यूज आ गए हैं क्योंकि टाइम जोन्स भी बदल गए हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं यूएस में और वर्चुअली कर रहे हैं, तो उनकी नाइट और डे अलग हो गया है। बट एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि एटलीस्ट ऑन वीकेंड्स और एट सम पॉइंट के मिल बैठ के फैमिली यूनिट के साथ बातचीत हो और दिल की बात हो विदाउट जजमेंट। जहां आपने बात सुनी और आपके चेहरे पे अच्छा फिर तुम ये बात लेके आ गए, नहीं बोलो और बताओ, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, टेल मी मोर। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट शो करें, एक्टिव लिसनिंग शो के भाई हाँ ठीक है। बात आ रही है उसको आप इस तरह ना सुने कि आप जज कर रहे हैं, क्योंकि वो चेहरे के तासुरात तो बच्चा फील कर लेता है, पता लग जाता कि ओहो अब ये या नाराज हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं या ये टूट रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में डांट पड़ेगी, वो वाली कहानी। एग्जैक्टली इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना थप्पड़ जोर का लगाएं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिसन and listen to understand, not to judge. Yes, and not to reply always. Actually क्या होता है कि हाँ, हम listening भी एक चीज है जो रोल मॉडल कर सकते हैं हम अपने बच्चों को। आप जब खुद सही से बैठकर उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात को वो वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, आप अपनी बात भी वैसे ना उन्हें सुना सकते हैं, ना उनसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, ना वैलिडेशन मिलेगी। हर चीज रोल मॉडल करना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ, पूरा रहना है, वैल्यूज अप्लाई कर लेना तो बच्चा भी ट्रस्ट भी करता है आपको, और सेफ एनवायरनमेंट हो जाता है ना। जैसे मैं आपको एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि हम लोग जब मॉन्टेसोरी के अंदर, जब हमारे पास नए शुरू में ईयर स्टार्ट होता है ना, हम ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं, ठीक है। ग्राउंड रूल्स इज समथिंग कि वो मेरी क्लास की बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर जब तक बच्चे हैं, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए है ना। अब वो अगर वो ग्राउंड रूल्स उनको समझ आ जाते हैं शुरू में कि हमने चेयर से उठना है तो हमने चेयर टक इन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि किसी बच्चे को हर्ट कर सकती है, या हमने अगर काम कर लिया है तो उसे उस एक्टिविटी को क्लीन करके वापस रखना है। क्यों? क्योंकि किसी और बच्चे ने यूज करनी है। तो ये सब चीजें वो ग्राउंड रूल्स हैं जो हम फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर डेवलप कर देते हैं उन मॉन्टेसोरी के बच्चों के साथ। इसी तरह कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, वो ये जो हमारी वैल्यूज, एथिक्स, बाउंड्रीज हैं, ये हमें ग्राउंड रूल्स बच्चों के साथ अगर शुरू से बना दिए हैं और हमें कभी कभी उन्हें रिफ्रेश कर दें, तो वो फिर आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, उन्हीं पे आप बिल्डअप करते हैं अपनी फाउंडेशन। तो ये ग्राउंड रूल्स, ये हमारे एथिक्स हैं, ये वैल्यूज हैं, ये एक दफा घर में आपने बना दी, उसके बाद यू विल सी द सक्सेस। जी, एंड यूज योर ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वही जो आप इदारे में विजन की बात करते हैं, आप फैमिली का विजन होना जरूरी है, और सब अपने अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है जो वो अपना कर रहा है, और साथ में विजन भी पूरा हो रहा है, क्योंकि फैमिली का विजन बड़ा अनोखा होता है। I mean, in the sense कि in one home you can have a doctor, an engineer, an entrepreneur, a musician, and a variety of talents, all loving each other and living in their own lives and becoming an extension of the family and doing ambassadorial functions. तो ये बड़ा एक टीनेज मैं समझता हूँ कि हमने उसको हवा बनाया हुआ है। हवा वो इसलिए बन गया क्योंकि हम रिकग्नाइज नहीं करते कि उस स्टेज पे, जैसे हम भी गुजरे हैं उससे, we think very independently and we are very stupid and judgmental when we are teenage. But मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होगा, वो है जो है, पता नहीं ये लोग मुझे पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं। We like freedom, we like to experiment, we want to discover, और हमें जब कोई आगे कहता है मत करो और हमें बता रहा होता है हमने ट्राई भी नहीं किया, अरे भाई ट्राई नहीं करूंगा तो मैं कब समझूंगा। लेकिन हम क्योंकि चोट खा चुके होते हैं तो हम दूसरे को गलती नहीं करने देते। यस, हालांकि ये जो अपनी मिस्टेक से लर्न करना होता है ज्यादा देर याद रहता है। यस, एंड इसमें रिस्क लेने पड़ते हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स आर द वर्स्ट, दैट दे कैन डू दैट, दे हार्म देयर किड्स सो मच कि मैं बता नहीं सकता। हाय बेटा नहीं जहाज से नहीं ट्रेन से चले जाओ। अच्छा ये डरा के सहमा के जो रखते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, नेवर बी दैट, बिकॉज देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सबको अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक दिन आप इस दुनिया में नहीं होंगे, इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होके जीना है।
तो प्लीज ट्रस्ट इन गॉड एंड prepare them for that time. Prepare them for that. And precautions की बात हो रही है, reckless नहीं होना, but at the same time you have to let them make their own mistakes. लेकिन just to because हमसे हुआ था तो हम उनको क्यों डिनाई कर रहे हैं जिंदगी सांस लेने से? ठीक है, गलती करेंगे ना, आएंगे आपके पास पिटते हुए, जब आएंगे तो आपकी कुर्बत बढ़ जाएगी। और अगर आपने उनको जान करने ही ना दिया, आगे ही नहीं बढ़ सके, and trust them, अगर आपने values दी हैं तो they will come and tell you if they have done wrong. And yes, so true, they will come and share, और अपने आप को ऐसा safe space बताएं कि जहाँ पे वो आके बात कर सकें। safe space, safe environment उनको दें कि उन्हें लगे नहीं कि हाँ मैं अपनी कोई भी बात नहीं कर सकता, कोई भी बात वो कर सकते। नहीं आ रहा, बिल्कुल, हाँ, यहाँ अदालत नहीं लगने वाली। Yes, ये स्पेनिश इंक्विजिशंस की हम अक्सर मिसालें सुनते हैं। We are not coming home to an inquisition. We are coming home to a caring family who will advise us if we have made a mistake, and if we are in trouble, they'll guide us. They will, of course, they'll be hard on us, but at the same time, they will not threaten us or throw us out. Yes. और अगर थ्रेटन भी हो रहे हैं, कोई चीज आपके अपने ईगो से मैच नहीं करी, वैल्यूज से मैच नहीं करी, यू डोंट हैव टू डिस्कस इट एट दैट टाइम। उसको टाइम दें, अपने अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट करें, उसके बाद अगले दिन डिस्कस कर लें। जरूरी नहीं है कि हर चीज का उसी वक्त जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बाय टाइम, एंड जब टेम्पर कूल होते हैं तो फिर हालात। लेकिन ये अनकंडीशनल लव को कम्युनिकेट करना, सेफ स्पेस को क्रिएट करना और साथ में रोल मॉडल करना, ये तीन चीजें मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो कहते हैं ना, फ्रेंडलीनेस के अंदर वो जो खौफ होता है कि इनडिसिप्लिन आ जाएगा, मुंह लगेंगे, बिल्कुल नहीं होता। व्हेन यू हैव नॉर्म्स देन नहीं होगा। व्हेन यू अप्लाई द नॉर्म्स टू योरसेल्फ एंड देम, तो फिर नॉर्म्स की रिस्पेक्ट हो रही है तो फिर फ्रेंडलीनेस में क्या रिस्क है? बिल्कुल, और सेट ना करें तो गड़बड़ है। यस, वही बात। और एक्चुअली रिस्पेक्ट भी वो होता है कि अगर आपने हमेशा से सिखाई हुई है ना कि फ्रेंड्स, बाहर हम फ्रेंड्स बनाते हैं जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वी डोंट क्रॉस बाउंड्रीज, वी स्टे इन आवर लिमिट्स टू बी फ्रेंड्स। तो इसी तरह घर में भी बाउंड्रीज एंड लिमिट्स हैं जिसमें आप फ्रेंडली रह सकते हैं। और उस फ्रेंडलीनेस में एक्चुअली यही होता है कि बच्चे फिर दे लुक फॉरवर्ड टू इट, कि वो घर आ रहे हैं, उन्होंने अम्मा से या अब्बा से ये डिस्कस करना है, उन्होंने अम्मा को ये नहीं बताया तो उन्हें चैन नहीं आएगा। जैसे बहुत होता है ना, दो सहेलियां हैं फोन पे बात कर रही हैं और पेट में दर्द हो रहा है कि भाई मुझे तो बताना ही बताना है। तो ये रिलेशनशिप हमारे बच्चों से भी हो सकता है कि वो जब तक हमें ना बताएं उन्हें चैन ही ना आए। बिल्कुल, ये अब क्रिएट करना पेरेंट्स का काम है। ये बेचारा बच्चा तो पैदा होते ही नहीं शुरू कर सकता है काम, बट वी कैन डू इट एज अ पेरेंट। एंड रीअश्योरेंस और कहने की बहुत सख्त जरूरत होती है, बेटा आई लव यू, नेवर बी अफ्रेड ऑफ कमिंग टू मी। कुछ भी हो जाए, देखो, the worst thing that's going to happen is I'm going to slap you, ठीक है? That's the worst thing that's going to happen. But at the same time, मैं गले लगा लूंगी। जरूर तुम गलती हो गई ना तो उससे कुछ तुम सीख, you'll be wiser. But बताओगी नहीं और मुझे थर्ड पार्टी से पता चला तो मैं वो बड़ा, हाँ, वो शर्मिंदगी की बात। हाँ, तो वो फिर बच्चे समझते हैं। And you have to say this to them. Never assume कि they'll understand. I find that people कंजूसी करते हैं अपने कैफियत बयान करने में। बिल्कुल। My father had great difficulty, मगर जब मैं घर आता था शाम को और अम्मा बैठी होती थी सहन में, मुझे, मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो अम्मा बैठी होती थी, she was around what 70 years of age, तो अम्मा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, you're looking very sexy today, क्या बात है भाई, कहीं जा रही हो क्या है? तो वो अब मुझे पास बुला के फिर कान पकड़ के, कामरान ये जो तुम सारी बातें कर रहे हो ना, जाके अपने बाप को सिखाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि फिर अब्बा के पास में क्या कि अब्बा जब आप घर आते हैं तो आप अम्मी को क्या, आप तो सलाम कह के और फिर अपनी स्टडी में चले जाते हैं। तो when was the last time you said to my mother I love you? बेटा अगर लव ना होता तो मैं तो यहाँ ना होता ना। हाँ, अब वो कहना तो जरूरी है ना। हाँ, तो अब वो, तो अच्छा जब वो मैं कहूँ ना कि कह के तो देखें, कहे तो वो लाल पीले, क्या जरूरत है बेटा, देखो 50 साल हो गए, बस अब रहने दो, इस तरह की। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। Honestly, urge everyone listening, please express your feelings. True. With your own blood, with your own children. ट्रू। और ये मेरा ख्याल है एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे माशरे में ये सिखा दिया जाता है कि मर्द जो है ना वो एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो रो नहीं सकता, उससे तकलीफ नहीं हो सकती, वो
एक्सप्रेसिव हो ही नहीं सकता बेचारा किसी उसमें, तो वो इस तरह भी ये एक, हाँ, मैन डोंट क्राई, दे हैव टू बी स्ट्रांग। और वो स्ट्रांगनेस क्या, स्ट्रेंथ क्या है कि आपने जो है ना बस एक्सप्रेसिव नहीं होना। आपको किसी से प्यार है तो वो आप कह नहीं सकते, अपने बच्चों से नहीं कह सकते, उनके साथ एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते कि बेटा मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है। तो वो स्ट्रेंथ नहीं है। आई थिंक ज्यादा स्ट्रांग या जो स्ट्रेंथ है वो इस बात में है कि आप अपनी बात को सही तरीके से इफेक्टिवली उन लोगों तक पहुंचा सकें जिनकी आप केयर करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। उन्हें बताएं कि मैं आउट ऑफ केयर या आउट ऑफ लव ये कह रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, अच्छा लगा है तो भी बात कर सकते हैं। और वो एनवायरनमेंट जो आप दूसरों के लिए सेफ एनवायरनमेंट बना रहे हैं, वो आपके लिए भी सेफ एनवायरनमेंट बनेगा फिर। जी, और जब फर्म होते हैं उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। भाई अगर आपको नापसंद कोई बात लगी है तो अब दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है जो मैंने देखा है, जो अमूमन लोगों ने किया है ना, दफा हो जाओ, तुम्हारा मैं मुंह नहीं देखना चाहता। नाराजगी है, ठीक है आपने, लेकिन look at the irresponsible expression which leaves a scar on the child's face, right? तो at times anger आ जाता है ना इसमें, पूरी कहानी में तो गुस्सा होता है। अगर जब गुस्सा होगा तो ऐसे फजूल के अल्फाज कभी कभी लोग अदा कर देते हैं, मुंह से निकल जाते हैं, बिल्कुल। और वो जो डैमेज करते हैं, दे आर वेरी वेरी। तो जब गुस्सा आ रहा हो तो बेहतर है कि बात ही ना करो, चले जाओ अपने अपने कमरों। सही बात, खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। मेरी बेटी शी वाज अ वाइज गर्ल ना, कि जब वो शिद्दत इख्तियार होने लगी तो वो अंदर चली गई। शी हैड द सेंस टू गो अवे, अदरवाइज वो हाथापाई पे चली जाती बात। तो मैं तो कहूंगा उतनी शिद्दत में भी ना आए। अगर आप सेंस कर रहे हैं कि दाल नहीं गल रही और ये एस्केलेट हो रही है बात, तो लीव इट एंड से कि अभी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं भी थका हुआ हूँ, तुम भी थकी हुई हो, चलो बाद में बात कर लेंगे। और ये आइडेंटिफाई करने का एक बड़ा प्यारा तरीका होता है जो मैंने भी एनएलपी और कोचिंग के बाद सीखा है कि अगर आप किसी से बात करते हुए अपने एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं ना, आपके गुस्से में बिल्कुल ये अजीब सी शक्ल बन गई है, इसका मतलब है कि अब आप गुस्से में तो बात करें मगर आपकी ईगो आपसे ज्यादा इन्वॉल्व है। Yes. आप अपनी ईगो के थ्रू बात करें, आप चाह रहे हैं कि बस अगला को मैं जो कह रहा हूँ वो सुन ले, समझ ले। तो वो चीज जो है ना, उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर होता है कि आप अपनी ईगो के थ्रू बात करने के बजाय थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए साइलेंस या उस स्पेस को छोड़ दें। देन यू कम बैक एंड देन यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन कि हाँ ठीक है, वी कैन डिस्कस इट नाउ। तो आप एटलीस्ट वो उस लेवल से बात नहीं करेंगे जिस लेवल में आप चले गए थे। यू विल बी कॉन्शियसली अवेयर वाला जो स्टीवन कवी वाली जो बात है ना, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, ये मैं कहूंगा पेरेंट के लिए जरूरी है। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, पहले पूरी तरह से समझ लो उनका क्या मौकफ है, क्या उनकी सिचुएशंस हैं, क्या फीलिंग है, क्या हुआ था, उनका जाविया पहले, और दोहरा दो ताकि उनको तसल्ली हो दैट यू अंडरस्टूड देम विदाउट जजिंग। देन यू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शुरू कर देते हैं और सुना होता नहीं है, और जो सुनते भी हैं तो वो जैसे तुमने कहा इंतजार कर रहे होते हैं अपनी वाणी का। यस। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है आप इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड द किड? इन आवर कल्चर फादर्स आर नॉट दैट क्लोज विद द किड्स। हाउ टू डेवलप दैट इन अ फादर? बिकम अ फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पर जनरेशन गैप वाली जो बात है वो मैं बता दूं। देखो, एज योर एज एडवांसेस, अब तुम 18 साल की हो, फिर तुम 40 की होगी, फिर तुम 50 की होगी, ऐसी कुछ है, फिर मैं भी 63 तक पहुंच गया हूँ। फॉरवर्ड गियर है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड गियर, कि वी आर प्रोग्रेसिंग इन नंबर्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि एनीथिंग दैट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड, इट कैन आल्सो कम बैक इन रिवर्स। फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू go back and become 18 years old. It is easy for me to be a 15-year-old because I've been there. I can be that. It is very difficult for an 18-year-old to be a 60-year-old because he's never been there. Yes, he has not experienced it. So whose responsibility is it? So when I now deal with my children and grandchildren, yakin jano, I literally go to their age, I listen to their music, and मेरे कुछ mentors हैं जो 18, 19, 20 के mentors, because I want to see the world from their eyes. क्योंकि जो generation आगे आ रही है, मुझे इनके साथ चलना है, मेरी pension इनके हाथों में है। तो if I don't learn from them, how will I? So कहने का मतलब ये age equalization. As a parent, an answer to the question, how do I connect with my kid? Become the kid. Get into his world, understand what's happening in his or her world. वो जब आप समझेंगे और step in their shoes.
make them your mentor. You be their coach. But first learn from them and see the world from their eyes. And then understand what's happening in their world. उनकी love life में क्या हो रहा है, उनके peer pressures क्या हैं, उनको exam pressure का क्या हो रहा है. क्योंकि ये great culture जो है, इसने भी तो तबाही मचाई हुई है. कि अगर बच्चा जो है वो टीचर के सलूक सही नहीं कर रही, या क्लासरूम में बुलीज हैं और वो बुली हो रहा है और वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, कोई उसको मान नहीं रहा, अब वो घर आए तो आप भी उसको डांट दें कि तुम क्या मुंह बना के बैठे हो, पढ़ाई क्यों नहीं सही कर. भाई उसका कोर इशू तो समझें कि हो क्या रहा है क्लास में. तो एज अ पेरेंट यू नीड टू गेट टू दैट एज एंड देन लिसन एंड बी अ फ्रेंड. तो जनरेशन गैप हो गई नहीं, ये तो हमने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है बच्चों से. Why is there a generation gap? It is because we have not come back to the age that we are talking to. True. और ये एक बात मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बड़ी अच्छी बात याद कराई है. रीमा खान कह रही है कि लाइक यू से वजीहा कि लव इज अ वर्ब. मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था कि लव जो है ना वो नाउन तो है ही, मगर लव इज अ वर्ब. क्योंकि आपका जो प्यार करने का तरीका, हाउ यू लव, इज एक्चुअली व्हाट डिफाइंस लव फॉर योर किड्स. ठीक है, आप उनको लगा तो थप्पड़ रहे हैं बहुत जोर जोर के और साथ में उन्हें कह रहे हैं आई लव यू, तो वो समझेंगे यही प्यार होता है. एंड दे विल मिस्टेक दिस थिंग. जब वो बड़े होंगे तो उन्हें भी लगेगा यही प्यार है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका यही है, इसके बाद मैं आई लव यू कह दूंगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. ऐसा नहीं है. यू हैव टू टीच देम द राइट वे टू लव एज वेल. आप उनकी अम्मा को तो डांट रहे हैं और बाद में उनकी अम्मा को उनके सामने कह रहे हैं आई लव यू, उनको लगेगा दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ लव, क्योंकि अम्मा तो आई लव यू सुन के खुश हो गई, पिटी जितनी भी थी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये चीज है कि यू शो विद योर एक्शंस व्हाट लव इज, यू शो विद योर एक्शंस व्हाट रिस्पेक्ट इज, यू शो एवरीथिंग is make it a verb for you, make it a living example for yourself and for your kids कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, इसको ऐसे करते हैं. प्यार कैसे होता है, इज्जत कैसे होती है, और ये सब कुछ एक लिविंग एग्जाम्पल होनी चाहिए उसके लिए. अच्छा ये और इसमें बस वो एक और पहलू जो आपने कहा ना लव के हवाले से, टेक इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट्स. ये बड़ा जरूरी है. उनकी कोई हॉबी है तो उनको उनके हाल पे ना रहने, ट्राई टू लर्न कि वो कर क्या रहे हैं और उसमें सवाल पूछें. और जब आप जितना उनमें इंटरेस्ट लेंगे फिर वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे. बिल्कुल. एंड दे विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू. यस, सो हैव प्रेशियस मोमेंट्स. ठीक है 15 मिनट आप दिन में निकालें, लेकिन निकालें जरूर. सही. अच्छा, अब उस दिन हम जब ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे हम इस टॉपिक के बारे में, तो हमने इस जुमले को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था. क्या आप अग्री करते हैं, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से? ये what is your view on this one? Because totally not agree. मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस बात से. मैं खिलाती भी सोने का निवाला हूँ और देखती भी सोने की नजर से हूँ. उसके बाद वो मेरे बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे एक्सपीरियंस करें और कैसे नहीं. मगर मैं शेर की निगाह से देखने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो डिस्टेंस क्रिएट करता है. आपकी अपनी तरफ से तो आप शेर की निगाह से उन्हें देख रहे हैं, पर क्या वो कंफर्टेबल है उस शेर की निगाह से? क्या उन्हें वो वेलकमिंग फीलिंग मिल रही है कि वो आपसे आके बात कर सकते हैं? वो तो दूर हो जाएंगे, आपसे डर जाएंगे, क्योंकि देखो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ. हाँ, खाओ ये खाओ बेटा खाओ. अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो तुम्हारी तो ये this is not on. You've got to be congruent. You've got to be loving. Yes, with your expression, your language, your body language, everything should be congruent. Yeah. I mean, generous parents who are very khurrat are doing no good to their children, really. Yes, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है बच्चा. Connection is the key, सच्ची बात. और अगर बच्चे को ये शिकायत है कि मेरी पिटाई हुई है और वो शिकायत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने सही नहीं किया. और अगर आप पिटाई कर रहे हो, बच्चा कह रहा है एक और टिका दें तो ठीक है. फिर तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे? हाँ, तो कहने का मतलब कि आप बच्चे के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि नरम हो जाए सख्त हो जाए, हम तो ये कहेंगे जो भी करें कंसेंट के साथ. If the child consents, then do, and if the child doesn't have a need to complain, whatever you're doing is okay. लेकिन अगर उसको शिकायत का मौका आप दे रहे हैं, वो टीचर से शिकायत कर रहा है या वो अपने दोस्तों को बता रहा है कि मेरे अब्बू ने ये किया, तो इसका मतलब है whatever you did wasn't right. Whatever you do with consent. मुझे ये लगता है कि जो बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े भी हो रहे होते हैं, मार पिटाई वाली में या बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्यार वाले में भी, they don't know it's wrong or right unless they
experience something different. Exactly. उनका कोई और दोस्त उनसे डिस्कस नहीं करे, अच्छा तुम्हारी पिटाई हुई, हमारी तो कभी नहीं हुई। तो हाँ, वो बच्चा रियलाइज करता है कि मेरे घर में ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस। तो बच्चा बेचारा तो कंसेंट देने के मेरे ख्याल है पोजीशन में भी नहीं होता उस वक्त, जब तो उसके साथ ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। ये पहलू है। और इसमें एक और बात आती है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देखो तुम अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज दो, दैट्स नॉट गुड इनफ। किस सोबत में वो घूम रहा है, उसका पीयर ग्रुप क्या है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बड़ा जरूरी है। Yes. Parent to parent interaction, I find, is crucial. Just sending a child to a good branded school and paying a high fee is no protection at all. It is very important that you know कि तुम आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके वालिदैन क्या करते हैं, क्या वैल्यूज अलाइंड हैं उन पेरेंट्स की और आपकी, क्या आप लोग आपस में मिलते जुलते हैं या नहीं। That is very important. And I feel कि यहाँ parental involvement helps because then as parents we can blend certain ideas and then see कि बच्चों को एक पैगाम जा रहा है। Otherwise, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक lenient होम है और एक बहुत ही strict होम है, और बच्चा जो है कंफ्यूज हो रहा है कि भी मेरे अब्बू तो ऐसा तो पता ही नहीं है कि जो मेरे घर में सही हो रहा है वो या उनके घर में हो रहा है वो सही है, और बेचारा तो जो है। अच्छा, पेरेंट्स का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, खास करके उनके दोस्त हैं। वेरी बिल्कुल। और अच्छा, अब इसके अंदर मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम अभी तक एक्चुअली अपने प्रोग्राम के एजेंडा पे नहीं गए हैं, मगर ये इतना हॉट टॉपिक है कि एवरीबॉडीज क्वेश्चंस आर लीडिंग अस वेयर वी आर गोइंग। अभी तक हमने वो एजेंडा टच ही नहीं किया जिसके तो जरूरी, जिसके लिए हम यहाँ बैठे थे। चलो ऐसा करो ना, एजेंडा अनाउंस तो कर दो ताकि ऑडियंस पता हो कि एक और सिलसिला चलाना पड़ेगा तो चला लेंगे, है ना। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इतने क्वेश्चंस और इतने पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे कि हमने अभी तक वो सारे पर्सपेक्टिव रखे नहीं है जिनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करने चाहते थे कि क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में जब आप टीनेजर्स के साथ हो, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन गैप तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है, फिर हम डिस्कस करने वाले थे जनरेशनल गैप, उसके साथ हमने डिस्कस, वो हमने डिस्कस कर लिया है, फिर रिस्पेक्ट और बैलेंस इन रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, ये भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। फिर वी विल इन द एंड डिस्कस कि कैसे क्या कर सकते हैं हम टू प्रिपेयर किड्स फॉर द फ्यूचर, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू को डेवलप विद योर किड्स, क्या क्या आप कर सकते हैं कि आप उनके साथ उनकी एज में भी एज अ पेरेंट ग्रो करें। आपकी पेरेंटल एज बच्चों के साथ वही होती है जो बच्चे की एज है। Let's say if I have a 17-year-old, तो मैं एक 17-year-old ही पेरेंट हूँ, उससे पहले का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरी पेरेंटल एज वही है, अब उस एज को मुझे कैसे उसके साथ ग्रो करना है, उसके माइंडसेट के साथ अपना माइंडसेट मैच करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एक कमेंट आया था, डू यू एक्सेप्ट किड्स एज ह्यूमन बीइंग्स और कंसीडर देम आर प्रॉपर्टी, ऑल्सो चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट। बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअली वही बात है कि कभी कभी हम ये समझने लगते हैं या तो बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं कि हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज में, उनको वही करना है जो हम कह रहे हैं। और एक दूसरी चीज ये होती है कि पेरेंट कभी कभी जो है ना, स्पेशली हमारी साइड ऑफ द वर्ल्ड में, हम उनको अपना रिटायरमेंट फंड समझते हैं कि भाई जब हमने रिटायर हो जाना है या हम ओल्ड हो जाएंगे तो वो हमें नर्चर करेंगे जैसे हम उन्हें नर्चर कर रहे थे, हमारे साथ रहेंगे। और जैसे आप प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं कि हमारे सारे बच्चे उसमें रहेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्प्टी नेस्टिंग शुरू हो जाती है और बच्चे जो हैं वो फ्लाई कर जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा इसमें नजरिया ये है कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द रियल वर्ल्ड। एक तो वो वाला पहलू है, दूसरा ये भी है कि बच्चे अमानत हैं, जागीर नहीं है। एंड अमानत का मतलब ही ये है कि वो इसलिए नहीं पैदा हुए कि घर ही में रहेंगे और आपकी गोद में बैठे रहेंगे पूरी उम्र जब तक आप मर ना जाए। आपका गोल ये होता है एज पेरेंट्स कि जितनी जल्द बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और मुआशरे के अंदर कारामत फर्द बन के निकलें, फैमिली की भी कदर करें और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली और लार्जर कम्युनिटी में भी अपना रोल अदा करें, ये आपका मकसद है। नाउ एज अ रिजल्ट, अमानत के तौर पे अगर आप देखते हैं तो तुम जो कहती हो वजीहा, फैसिलिटेट करना, उनको को डेवलप करना ताकि उनके साथ मिलकर आप देखें किस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, जस्ट लाइक एनी टीचर वुड डू और प्रोफेसर वुड डू। कि चाइल्ड विल कम विद अ प्रॉब्लम, आप सुनेंगे, आप फिर उसको हल नहीं दे रहे होंगे, आप उससे पूछेंगे नाउ व्हाट डू यू थिंक, और फिर इस तरह से उनको आप हौसला अफजाई करके उनसे कहेंगे थोड़ी सी रिसर्च करें ताकि फिर उनकी अपनी आवाज जो है वो निकलना शुरू हो, एनालिसिस करना सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करें, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। एंड
बिकॉज वो होता है ना कि गाड़ी दिला दी, मसले का हल दे दिया, तो फिर बच्चे अपने दिमाग से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगी ही नहीं उनके दिमाग में जब आप उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो वो तलब कर रहे हैं आप दे रहे हैं, तो यू आर स्पॉइलिंग दैट। तो एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू से कि बस नहीं हो सकता, आपको बात करनी है। एंड जैसे आपने शुरू में कहा था विजया, दे नीड टू अर्न देयर वे इनटू लाइफ, एंड फॉर दैट दे हैव टू बिल्ड देयर कैपेसिटी, देयर स्किल्स। अब मुझे याद है कि मेरे बेटे ने जब वो 18 साल का वो हुआ था, तो एक दिन मेरे पास आया, वो कहता है कि अब्बा व्हाई आरंट यू रिच? मैंने कहा व्हाई डू यू से दैट? तो कहते हैं बट फला इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, फला इज गोइंग टू अमेरिका, फला जो है वो यूके जा रहा है, और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ बाहर जाने की, आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा एक बात बताओ, ये गोल किसका है अमेरिका जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का? तुम्हें कहाँ जाना है पहले तो ये दसो। तो कहते हैं अमेरिका जाना। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारा गोल है ये मेरा गोल है? कहता है वो मेरा गोल है। मैंने कहा तो तुम्हें मैंने रोका है जाने से? मैं तुम्हारी एटीएम मशीन हूं क्या? तो कहता है कि अब्बा इट्स माय गोल बट यू आर माय फादर एंड यू शुड हेल्प फाइनेंस इट फॉर मी, हाउ एल्स विल आई गो? मैंने कहा स्कॉलरशिप क्या होती है? भाई तुम्हें अमेरिका जाने का इतना शौक है तो कुछ उसके लिए करो ना, जीपीएस लाओ, देखोगे क्या स्कोर है। मैंने तो कमिट किया है कि तुम्हारी मैं पाकिस्तान में एजुकेशन अंडर ग्रेड तक करूंगा, उसके आगे मुझे कोई पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है मैं नहीं यहाँ पर तुम्हारा एटीएम बन के, तुम्हारा बाप हूँ, एटीएम मशीन नहीं हूँ। यू हैव टू लर्न टू डू इट। तो माशाल्लाह वो अंदाजा हुआ, इट्स योर गोल, आई एम नॉट हियर you have to work towards it. Yes, I'll teach you how, but I will not do it for you. तुम्हारा गोल हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अमेरिका का तुम चांद पे जाना है, तुम जाओ, लेकिन अपने पैरों पे जाओ ना। मैं तो तुम्हें केपेबिलिटी तुम्हें सिखा सकता हूँ, दैट इज माय रोल एज अ फादर। एंड एक मिनिमम एजुकेशन जो होनी चाहिए, विच इज एन अंडरग्रेड, तुम हो जाओ, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो। मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसे शख्स बनो कि तुम्हें अल्लाह जन्नत में कबूल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। और ये जो बिल्कुल सही, वैसे आपने टॉपिक टच किया कि ये रिलीजियस बिलीव्स भी हम ही डालते हैं। लाइक अगर जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस करी थी कि दुबई में पेरेंटिंग टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट है। तो हम ये सब चीजें भी तो हमने इंस्टॉल करनी है कि मेरा बच्चा अगर आके घर में मुझसे पूछ रहा है कि वो लोग क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे, या वो दिवाली क्यों मना रहे हैं हम क्यों नहीं मना रहे, तो वो सब भी मुझे ही इंस्टॉल करनी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इंटरकल्चरल अवेयरनेस, एंड आई थिंक विजया यू वेरी लकी, क्योंकि आप जिस माहौल में हैं तो कुशादगी सोच की आती है। अच्छा, इंसानियत इतने रंगों में बटी हुई है, इतने मुख्तलिफ तरीके हैं उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखो सब घूम फिर के हर शख्स जो है हायर पावर को मानता जरूर है, किसी नाम से भी हो। एंड हम लोग अगर अपने तासुब से निकल के देखें तो लोग अपने अपने तरीकों से सुकून की तलाश में है, यू नो, एक एहतराम और इज्जत की जिंदगी की तलाश में है, अमन चाहते हैं दुनिया में, अच्छाई भी चाहते हैं, लेकिन लड़ाई किस बात पे हो रही होती है? तो ये जो तुम्हारा माहौल है इंटरकल्चरल अवेयरनेस के लिए दावत देता है। बिल्कुल, और फिर डाइवर्स एनवायरनमेंट, लाइक आप निकले हैं तो बाहर आपको हिजाब में भी लोग मिल रहे हैं, मिनी स्कर्ट्स में भी लोग मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं पहन रहे ऐसी चीजें, या हम क्यों नहीं पहन सकते? And these are questions. The more questions your kids ask, entertain them. And if you don't have the answer, and if you don't have the answers, become a student with them. आओ हम गूगल में बैठ के देखते हैं इसको। हाँ, कितने सारे रिलीजन्स के बारे में मैंने अपने बेटे के साथ लर्न किया है। वो पढ़ता है उन चीजों के बारे में, आके मुझे बताता है कि अच्छा ये इस रिलीजन में ऐसा होता है, आपको पता है? मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो नहीं पता, बिकॉज क्योंकि हम पाकिस्तान में जब बड़े हुए हमने एक ही रिलीजन देखा, और हमें शायद कहीं ना कहीं बता दिया कि इसके अलावा किसी और रिलीजन के बारे में जानने की हमें जरूरत भी नहीं है। वो रिसर्च करता है तो मुझे पता लगता है ना, आई गेट सरप्राइज कि अच्छा ऐसे होता है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि डाइवर्स एनवायरनमेंट में रह के डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स देख के भी दे ट्राई एंड लर्न मोर, एंड देन दे हैव अ मोर फर्मर बिलीव ऑन देयर रिलीजन, क्योंकि क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुसलमान है, या वो वाकई बिलीव करते हैं इन चीजों पे। जी, बिकॉज शऊरी तौर पे इख्तियार करना बहुत जरूरी है, शऊरी तौर पे, कॉन्शियसली। क्योंकि अक्सर मैंने जब लोगों से पूछा है कि भाई तुम मुसलमान हो, कहते हैं हाँ। मैं कहा कि क्यों? मेरा बाप मुसलमान था। अरे ये कोई सवाल है? मैं कहा वो तेरा बाप ईसाई होता है या हिंदू होता है या वो सिख होता तो फिर उनका क्या कसूर है? यू नो,
तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई कि आपके बाप ये थे तो आप ये हो गए. Yes, you have to know why you believe what you believe. Yes, and आपको you don't want to be his master's voice. You want to be your own voice. You have to make your own choices in the end. ये हो नहीं सकता कि भाई उससे क्यों शादी की थी, अब्बू ने कहा था. अच्छा, उधर नौकरी क्यों करते हो, अम्मी ने कहा था. अच्छा, फलां से क्यों लड़ाई कर ली, क्योंकि मामू ने कहा था. इस तरह you have to become a decisive, confident individual with broad concepts and clear beliefs and clear values, जो कि फैमिली से आपको मिलती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. सही है. अच्छा, अब हम थोड़े से डिस्कस करते हैं कि इमोशनल एनवायरनमेंट घर में कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए, स्पेशली टीनेज में, जब इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इतने फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं बच्चे के अंदर, तो ऑब्वियसली इमोशनल भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं बच्चे की. Number one, there is no taboo subject in the house. Yes. No taboos in the house. You can discuss with your mom everything. और वो प्राइवेट में हो, बिल्कुल प्राइवेट में हो. ये तो नहीं कि आप खुली कचहरी में कोई ऐसी बात करें. लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसे मामले होंगे जो माँ के साथ बात करना ज्यादा मुनासिब होगा फॉर अ डॉटर. कुछ ऐसे मामले होंगे जो बाप के साथ और माँ बाप दोनों के साथ डिस्कस करने हैं. तो व्हाट यू वांट, जैसे safe environment is the umbrella. And I feel that there are lots of issues that are to do with sexual awareness as the child grows up. There are lots of physical changes that are taking place in a girl and a boy, and all of those are confusing for children. Yes. And if they cannot know from you, then they'll know it from the internet, and the internet will take them somewhere where you don't want them to necessarily indulge and spend too much time. तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक तो नो टैबूज का रूल बना दें. You can talk to me about anything and ask any question about it. यानी कि तो head to toe, दिल से लेके जिस्म में जो कुछ भी है, जो तुम सोच रहे हो, you can talk and no judgment. Just understand. और ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है कि हाँ कौन सी टॉपिक ऐसा है जो डाइनिंग टेबल पर डिस्कस होता है या लाउंज में डिस्कस होता है या प्राइवेट में डिस्कस होता है. ये अंडरस्टैंडिंग बताना आपका काम है. उसके बाद आप बच्चे को डिस्कस करने दें जो उसने करना है. बिल्कुल. जैसे लैंग्वेज होती है. अब अगर टीनेज में आप बड़े बच्चों को देखें तो स्कूल में वो कोई भी स्लैंग बोल रहे होते हैं. ठीक है. अब अगर मेरा बेटे ने पहली दफा जब घर आके कोई स्लैंग मेरे सामने बोला तो मैंने उसे ये डिफरेंस बताया कि बेटा ये वाली लैंग्वेज है जो आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हो. मैंने ये नहीं कहा कि मत बोलो. ये लैंग्वेज आप अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हो अगर चल रही है, और उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, कौन सी एक्सेप्टेबल है अगले के लिए, कौन सी नहीं है. लेकिन ये लैंग्वेज घर में या फैमिली में यूज नहीं होगी. आप अपने बहन भाइयों के साथ यूज नहीं करोगे. ये आउटसाइड लैंग्वेज है. जैसे हम जब नर्सरी में होते हैं ना तो हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देते हैं इंडोर वॉइस का, आउटडोर वॉइस का. इंडोर में आपने आहिस्ता बात करना है, आउटडोर में आपने यू कैन शाउट, स्क्रीम, एंजॉय, हैव फन. तो इसी तरह मैंने उसे ये बताने की कोशिश की कि ये इंडोर, ये हमारे फैमिली वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा. ये चीजें आप घर में नहीं बोल सकते. आप ये स्लैंग अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हो. बिकॉज कभी कभी वाकई ये पीयर प्रेशर भी हो जाता है कि मेरे फ्रेंड्स ये सब कुछ बोल रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं, क्या मैं नहीं कर सकता. और बच्चा अगर उसमें वही वैल्यू लेके चलता रहेगा तो वो बेचारा ऑड वन आउट हो जाएगा. तो आपने उसे ऑड वन आउट भी नहीं होने देना. उसको थोड़ी एक्सेप्टेंस बाहर के माशरे में भी चाहिए. तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग्स कि क्या एक्सेप्टेबल है घर में, क्या नहीं है. जी. और मजे की बात ये है कि व्हेन यू ओपन अप द एनवायरनमेंट, नो प्री कंडीशंस कि भाई यहाँ ये नहीं डिस्कस होगा वाली बात खोल दे. आप कहें कि दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, बात कर लो. Nothing. Tell this to me. You're safe. You're with us. We love you. जो भी तुम्हारी कंफ्यूजन है मुझे बताओ. अच्छा, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जब वो जाते हैं मुआशरे में, देन कान के कच्चे नहीं रहते. फिर उनको ये बड़ा एक स्ट्रेंथ मिली होती है फैमिली से. तो जब कोई कहता है तुम क्या ये क्या कर रहे हो, ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है तुम करते होगे, मैं नहीं करता भाई. यस, कॉन्फिडेंस है उन्हें अपने आप के ऊपर कि मैं ये नहीं करता भाई, और मैं क्यों नहीं करता मुझे पता है. Yes, and वो कॉन्फिडेंस अपने फैमिली से आता है. When a child does not get that strength from the family, the child seeks that strength in the peer pressure, peer group. और कभी-कभी इस चक्कर में वो अब्यूज हो जाता है, वो विक्टिम बन जाता है. लेकिन एक्सेप्टेंस तो चाहिए ना उसको. रॉन्ग एक्सेप्टेंस, रॉन्ग नेगेटिव वैलिडेशन मिलना शुरू हो जाती है. वो बच्चा वो जो है अटेंशन सीकर बन जाता है. बच्चे को अटैचमेंट इश्यूज होने लगते हैं. बच्चे को लगता है इन फ्रेंड्स के बगैर तो मैं कुछ हूं ही नहीं, अगर इन्होंने मुझे वैलिडेट नहीं किया तो ओहो मेरा तो मतलब सोशल सर्कल ही खत्म. और ये जब हम बच्चे को आइसोलेट करते हैं ना फैमिली से, बस आप समझ लें कि आपने उसको बिल्कुल तूफान में छोड़ दिया है, वो कहीं भी जाकर टकरा सकता है. बिल्कुल. Why he has to be or she has to be anchored
strongly with the parents and very very strongly. ये ना dependent ना हो जाए, लेकिन strength लेते रहें और legacy से भी कि भाई मैं इस घराने से हूँ, जैसे लोग प्राइड करते हैं ना कि भाई I belong to this family. तो ये जो सर उठा के चलने वाली बात है, और फिर यहाँ पेरेंट्स पे रोल मॉडलिंग की बात आ जाती है. यस, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, तो एक वाला जो पहले एक और कमेंट. यस, ओके, अच्छा, कुछ और आप इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम. लोग टैबूज अगर याद रहे तो मैं समझता हूँ वो बहुत दिलेर कदम होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मामले आजकल हवा में उड़ रहे हैं और मीडिया में भी उड़ रहे हैं. कि जब बच्चे डिस्कस करेंगे अपनी कंफ्यूजन, तो पेरेंट्स मस्ट बी रेडी टू लिसन. हम इस तरह की बात अपने घर में नहीं करते, ये क्या तुम लेके आ गए, ये क्या बात कर दी. बिल्कुल सही बात. जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड. सही बात है. अच्छा, रीमा खान कहती हैं, आई नॉर्मली सी पेरेंट्स कंपेयरिंग देयर किड्स टू अदर किड्स, बट वी फेल टू सी व्हाट द पेरेंट्स ऑफ अदर किड्स आर डूइंग टू इक्विप देयर सक्सेस. सो आई थिंक जजिंग योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, बच्चों को जज करने के बजाय अगर हम अपने आप को जज करते रहें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम कहाँ पेरेंट एज अ पेरेंट ग्रो कर सकते हैं, कहाँ हम एज अ पेरेंट न्यू चीजें अपने अंदर इक्विप करें कि जिससे हम बच्चों को प्रॉपर्ली केटर कर सकें. क्या ख्याल है सर आपका? देखिए, इसमें बिल्कुल आपने जो कहा वो बहुत अच्छा पहलू है जज के हवाले से, लेकिन देखिए कंपैरिजन, अब यू हैव टू सन्स, कंपेयरिंग वन विद द अदर इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वी कैन. यस. इसी तरह comparing your child with some cousins in another home who are doing very well academically, और ये तुम रह गए पीछे, देखो बेटा हम किसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे. No comparison. These are pressures that we put into our child, and their capacity to perform also diminishes. तो ये तो आप बिल्कुल vicious cycle में बच्चे को डाल रहे हो. Yes. The child has to feel that he is लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, and I'm sure that Wajiha would be returning very soon. So let's wait for her. We are on standby. We've lost Wajiha for a few seconds, I suppose. Internet connection का कोई issue है, तो I'm hoping that she will be able to reconnect. I'm not sure कि ये मेरा इंटरनेट है या उसका, लेकिन इस दफा उसकी विंडो गायब हुई है. So those listening, if you can let's be on standby and see what. There she is. I think she's returning. Yes, you're back. Wajiha, you're back. यस, अस्सलाम वालेकुम. जी 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 जी, मेरे एक्चुअली लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी और मैंने चार्ज पे नहीं लगाया हुआ था. ओके, अच्छा, मैं समझा कि शायद इस दफा भी मेरे ही इंटरनेट का कोई गड़बड़ हुई हो तो. नहीं, मैंने अपना फोन ऑन करके देखा कि आप ऑनलाइन हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी से चार्जर लगा के आई. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अच्छा, जो बात हो रही थी वो ये थी कि now I lost my train of thought. It was just as I was saying it, तो आप क्या वो सिस्टम डाउन हो गया. What was it? Maybe our audience will be able to bring us back on track. कोई हमें कनेक्ट कर दे वापस. रीमा खान, हम क्या बात कर रहे थे?
सही, चले हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उतनी देर में आई हाँ। थिंक रीमा विल जॉइन बैक एंड टेल अस कि क्या हुआ है। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बच्चों को फ्यूचर के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। एक तो हमने ये बात कर दी कि हाँ, बचपन से आप बच्चों को ये एनवायरनमेंट देते हैं। अब मैं आपकी थोड़ी नॉलेज का जो है ना वो इधर फायदा उठाना चाहूंगी। जैसे आप मेंटोर करते हैं यंग लीडर्स को कि टीन एज में वो बच्चे जो आगे करियर परस्यू करना चाहते हैं या आगे जाके उन्हें सोशल स्किल्स किस तरह के चाहिए जिसके लिए हमें डेवलप करना है उन्हें। अच्छा, ये हमें आ गया कि हम कंपैरिजन पे बात कर रहे थे, कजन्स को हमें कैसे कंपेयर करते हैं। चलें पहले उसे फिनिश करते हैं। We must never compare. Every individual is unique and is ideally suited and equipped for his or her job and whatever he's supposed to do in life or she's supposed to do. Comparison is complete. हाँ, आप ये कह सकते हैं that there's a lot of difference in people, but everyone is fine in their own way. And you are beautiful. You are, Yes. absolutely. I mean, God doesn't make mistakes. You were created by God. You came through us, but you are God's creation. Yes. Please don't behave as though you're a mistake. Everyone is doing it for themselves. You do it for yourself. I love you, and that is it. You're my son, you're my daughter, and they're not my son or my daughter. You are. Yes, you So are. that is the and I real accept story. you as you are, and let's grow together. Exactly. And we are only here to improve and develop and grow and achieve fulfillment. Yes. In the way that we want. बाकी सबका अपना अपना है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। बिल्कुल, हम यहाँ पे ना किसी को कॉपी करने के लिए ना परफेक्ट बनने के लिए। We pursue things, we and skills, but we don't always have to be perfect. अब जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले कि आप मुझसे पूछ रहे थे आपके दोनों बच्चे हैं और उनके अंदर कैसे हैं वो दोनों आपस में, और मैंने आपको फौरन एक जवाब दिया कि माशाल्लाह दोनों में ही अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। तो अगर मैं उस वक्त बैठ जाती कंपेयर करने कि हाँ भाई उसमें ये अच्छा है या ये बुरा है या ये अच्छा है, तो फिर मैं क्या फायदा है मुझे उस सब बातों को करने का जो मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ। और अक्सर वालिदैन से सवाल भी पूछा जाता है इन 6-5 बच्चों में से तुम्हारा चहीता कौन है। तो भाई सारे मेरे चाहिए हैं in different ways. Yes. तो वो fruit basket. Everybody has their own qualities. Yes. Everyone has their own quality. They're unique, and we need to, as parents, focus not on what they do wrong. It's in what they do right. Yes. ये focus करना बड़ा जरूरी है. You know, कि हम लोग exception oriented ज्यादा होते हैं. देखो इसने खाना सही तरीके से नहीं खाया, इसने प्लेट जगह पे नहीं रखी, फिर ठीक है ये सब अपनी जगह, लेकिन जो चीजें सही कर रहे हैं बच्चे उसको तो नोट करके उनको फीडबैक दें, बिकॉज व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जो चीजें आप रिकॉग्नाइज करेंगे वो चीज रिपीट होगी। अब हम कीड़े निकालते रहे पूरे वक्त सुबह शाम दिन रात, तो फिर इसका मतलब है बच्चे को तो यही कैफियत आएगी ना कि बस मुझ में सिवाय खराबियों का कुछ है नहीं। और इंस्टेड ऑफ कैचिंग देम डूइंग बैड, कैच देम डूइंग गुड। ये आपका अगर फॉर्मूला हो जाए ना, कैच देम डूइंग गुड एंड अप्रिशिएट देम ऑन दैट, बजाय इसके कि ज्यादा क्रिटिसाइज करें। जैसे बचपन में हम ज्यादा नो कहते हैं तो बच्चा भी नो कहना ही सीख लेता है। ट्राई एंड कैच देम डूइंग गुड, तो उसमें फिर वो चीज रीइंफोर्स होती है, वो पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। और फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, नेगेटिव फीडबैक कोई होता भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है, तो व्हेन यू कैच देम डूइंग राइट, that is positive feedback. When you see them doing something that's going to harm them, then you give them constructive feedback. That is all. तामीरी होगा या वो पॉजिटिव होगा, दोनों सूरत में आप बच्चे का भला चाह रहे हैं और अंदाज ऐसा हो कि उसको खुद एहसास हो जाए कि हाँ, now I see what I mean, what you mean. Yes. और हर चीज को ना आर्ग्यूमेंट बनाने के बजाय डिस्कशन बनाने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि ये एक बात जो बच्चे ने की है गलत है या सही है, इसमें मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है सिखाने की, मैं इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ या क्या ऐसी बात कर सकता हूँ जिससे वो बच्चे को कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। And now you were talking about their development. Yes. तो देखिए डेवलपमेंट के अंदर 2-3 एलिमेंट्स आते हैं। We want to identify what it is that they enjoy doing, what are they showing talents for, and what kind of careers are they wanting to pursue. Do they want to be entrepreneurs? शुरू में confusions होती हैं हमको, और ये भी एक है कि बच्चों को कभी भी प्रेशराइज ना करें कि यार तुमने अब तक गोल नहीं सेट किया कि करना क्या है, सब्जेक्ट्स देख रहे हो, कंफ्यूजन में हो। I think Wajiha is frozen.
So we'll wait for Wajiha to come back and then we will continue. I do not want to carry on with this conversation minus our host. So bear with us. हम कुछ देर के लिए पॉज ले रहे हैं because I feel that there is some connectivity issue at Wajiha's end, and I'm sure she will be reconnecting shortly. Yes, I'm very sorry. आज मेरा जो है इंटरनेट वो प्ले कर रहा है. बराबर हो गए. चलो, I'm feeling good now. आज हम बराबर हो गए. Oh God. देखिए आज वजीहा का इंटरनेट जो है वो प्ले कर रहा है क्योंकि I think about a month ago when we were in conversation, so my internet was playing up and we had to postpone our session and go to the next. I think it was the next day that we came on. So let's hope that she's able to come and we'll quickly wrap this up. And if some of you feel that there should be a part 2 to this conversation, then we will take it up then, inshallah. उम्मीद है कि आप लोग कोई बात नहीं, बराबरी हो गई ना, तो अब now we are easy. चले ठीक है. तो अब हम ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि मेरा इंटरनेट दोबारा प्ले करें, हम अपने लास्ट के 2 टॉपिक कवर करते हैं ताकि फिर हम रैपिड फायर पे पहुंचे. रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस आज मेरे साथ हो रहे हैं. मुझसे लास्ट टाइम पूछे थे, मैं आपसे पूछूंगा. हां, so let's talk about co-development. ये थोड़ी सी empty nesting की बात करते हैं और फिर रैपिड फायर इंशाल्लाह. तो मैं सजेस्ट कि आप अपना नजरिया पहले इस पे पेश कर दें, if you have anything in particular to say, because I personally feel that in the area of development, parents can give very constructive feedback based on what they observe their child doing, particularly in terms of their talents that they have observed, their aptitude that they have observed, and to encourage them in the direction that they're showing interest and passion for. But constantly asking and trying to understand, is it just following a fashion or is it truly part of their core strengths and interests that they've developed? तो ये बड़ा मेरे ख्याल से जरूरी होता है कि उनके इंटरेस्ट को जाने, उनके एप्टीट्यूड को जाने और उनको इनकरेज करें जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा शौक जाहिर कर रहे हैं. बेशक उसके अंदर करियर प्रोस्पेक्ट्स इतने हाई लेवल के ना हो, लेकिन अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और अपने अंदाज से जिंदगी बसर कर सकता है या कर सकती है, then there is no harm. And अल्लाह अगर राजी है उस काम से तो आपको कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली राज़िक अल्लाह की जात है. ट्रू, एग्री, सही है. अच्छा, को डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं एज मोर मैच्योर एंड मोर ओपन माइंडेड और मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर पेरेंट. तो इसके अंदर ये हो सकता है कि एक्चुअली फर्स्टली तो जैसे शुरू में आपने बात की थी कि एज इज जस्ट अ नंबर, आपका माइंड यंग होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी माइंडसेट यंग होना चाहिए. तो आप अपने बच्चे के साथ उसी एज के रहें जिस एज का वो है. पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा होगा या वो किस चीज से गो थ्रू हो रहा होगा. आप जब यंग थे तो उस वक्त आप उस चीज को कैसे एक्सपीरियंस करते थे एंड व्हाट कुड यू हैव डन और योर पेरेंट्स वुड हैव डन डिफरेंटली कि आप उस चीज से अच्छी तरह से कोप करके बाहर निकल सकते हैं. अपने आप से ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली इस वक्त अपने बच्चों के लिए या उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ उस लेवल पहुंचने के लिए जिस लेवल पे वो हैं. तो try and change, try and experiment different behaviors, try and experiment different ways of communication. कुछ connect करता है बच्चों से, कुछ नहीं करता. तो यहाँ पे कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता पेरेंट होने का. You have to learn from your experiences and then implement the best that is applicable. Like मेरे दोनों बच्चों पे मैं same way of parenting नहीं apply करती. It's different for both of them because they are two different individuals. जी. बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि उनकी एज पे आके आपको उनसे उनकी दुनिया को समझना है, उनकी नीड्स को समझना है. तो इसी तरह जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई जिस दौर में हम टीनेजर्स थे उस जमाने में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कुछ और थी. इस दौर में जिसमें आपका टीनेजर है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कुछ और हैं. अब अगर सही मानों में पूछो तो आई डोंट नो
what opportunities and threats a 15-year-old, a 14-year-old, an 18-year-old is seeing today. So the only way I will learn is by becoming a student to my child and asking him or her कि बेटी ये बताओ कि आजकल कौन-कौन से मौके नजर आ रहे हैं horizon में. Because kids are very smart, and the moment we start asking them, we are encouraging them to think for themselves as well. We are learning and we are helping them grow in the process of awareness. Yes. Internal awareness and external awareness. तो opportunities and threats जो हैं, इसका जायजा मुसलसल लेते रहना है. और अगर हम अपने माजी वाले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को लेके इनके साथ पेश आ रहे हैं तो फिर हम बड़ी ज्यादती करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, so true. That's really all I would like to add from. Perfect. Rapid fire पे तो अब मैंने आपको, हाँ, अब आप प्लीज गो अहेड. मैं बहुत डरी हुई हूँ आज, ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा है. हाँ, तो अच्छा हुआ ना आपने मुझे इजाजत दी, तो आई विल. अच्छा, what is the one thing you have always wanted to do? ओह, अच्छा, आजकल जो मैं सीरियसली करना चाहती हूँ वो है स्काई डाइविंग. वो मुझे करनी है, और बस मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा जिसके साथ मैं वो कर सकूं, क्योंकि आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद समवन. तो ऑब्वियसली करनी तो है, जरूर करनी है. करेंगी तो उसका वीडियो जरूर बनाइएगा, जरूर शेयर करूंगी. हमें बताइएगा, ठीक है. अच्छा, what is the most delightful word you can think of? Delightful word I can think of. Wow. Thought provoking. अच्छा, delightful word मेरे लिए, I think, I don't know, but I really value time. Time is something that is, precious. और वो उसको मैं जिस तरह यूज करती हूँ या नहीं करती हूँ, फिर it depends. लेकिन time is something that makes me happy. जितनी इंटरैक्शंस मेरी आपके साथ हुई हैं इस मामले में, मैंने देखा है कि माशाल्लाह you've been very very punctual. तो आपके कॉल और फेल में इस मामले में कोई तजाद नहीं. Thank you. तीसरा सवाल, what was your favorite book growing up? Growing up, अच्छा जी. Growing up, I wasn't that fond of books. हाँ, childhood stories अगर मैं याद करूं तो कोई हो सकती है मे बी. लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली, या यू कैन से अराउंड 4 to 5 years बैक, एक बुक है जो मैंने ऑलमोस्ट 3 दफा पढ़ी है, और बार बार हर दफा पढ़ने पे मुझे उसके डिफरेंट मीनिंग समझ आए हैं. और वो बुक है डेनिस मेरिट जोन्स की बुक है, और उसका नाम है री इन्वेंटिंग योर सेल्फ या समथिंग इस तरह का नाम है. बट वो बुक मैंने 3 दफा पढ़ी है, एंड इट्स लाइक ब्यूटिफुल. वंडरफुल. तो आप उसको जरूर हमें पोस्ट करके बताइएगा. हाँ, शेयर करूंगी. प्लीज डू दैट. अच्छा, और मुझे इनिड ब्लाइटन की किताबें जो थी, स्टोरीज बहुत पसंद थी. जो मैंने ये सवाल देखा तो मैं कहा, अच्छा, मुझे पाउलो कोएल्हो बहुत पसंद है, उसको मैंने बहुत पढ़ा है. लेकिन ये वाली जो एक बुक जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं अभी भी दोबारा कभी कभी खोलती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मेरे पास एनलाइटेंड हो जाते हैं आप कोई किताब पढ़ के. तो इस किताब को पढ़ के होता है. मैं आई विल शेयर द नेम इन द कमेंट्स आल्सो. मैंने अभी सही नाम मुझे याद नहीं उसका आ रहा, लेकिन आई विल शेयर इट. ये मेरे इंटरनेट ने थोड़ा मुझे मेंटली कंफ्यूज कर दिया. जी. इफ यू कुड टीच एनी ग्रेड और सब्जेक्ट, व्हाट वुड इट बी? एनी ग्रेड और सब्जेक्ट, ऑलवेज मॉन्टेसोरी किड्स. 0 to 6 years. They are the people जिनसे आप जिंदगी सीखते हैं. Seriously. Yes, बहुत जबरदस्त. What have you done that you are most proud of? Oh, अच्छा. I think I'm most proud of being a good daughter to my mom and my father. हाँ. I think अगर मैं, हाँ, if I create a little bit of, जो उन्होंने मुझे सिखाया उसका थोड़ा भी implement कर लेती हूँ अपनी life में, तो I am a good daughter, and I think I am trying to. But just 2 more questions. Okay, ji. What advice did you get that was the most rewarding? Oh, okay. That was the most rewarding. अच्छा, मुझे
अब ये कोई बात पता नहीं कोई यकीन करेगा नहीं करेगा, मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ। तो और जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है कि मुझे ग्रो करने का मौका मिल रहा है, अब मैं इससे ज्यादा बेटर हो सकती हूँ जितनी मैं अब हूँ। तो मुझे ये एक फीडबैक बहुत मिलती थी पहले, अब तो नहीं मिलती शुक्र है, कि मेरी टोन ऑफ वॉइस से लगता था जैसे मैं हर वक्त लड़ रही हूँ, आर्गुमेंटेटिव हूँ। तो ये जिन जिन लोगों ने मुझे ये एडवाइस दी या क्रिटिसाइज किया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह उससे ग्रो करने का मौका मिला। और आज अगर मैंने उसको अकम्प्लिश कर लिया है कि मैं अब आई एम अ डिफरेंट कम्युनिकेटर, तो सिर्फ उन लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। Beautiful. And finally, where would you visit if you had the chance? ओह टर्की, ग्रीस, इटली, ये तो फिंगर टिप्स में है। पहले अभी मैंने टर्की जाना है, फिर ग्रीस और फिर इटली इंशाल्लाह। Beautiful, beautiful. So you did extremely well in the rapid fire. I think I asked the question slower and you were quicker to answer. Thank you so much. थैंक यू, Over to थैंक you, यू। Vajia. ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग देम। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वाकई ऐसे थे कि मैंने सोचा कि यार ये तो हाँ क्या चीज होगी ऐसी, जैसे टाइम। मेरे ख्याल में वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा जब कोई मुझे दे रहा हो और जब मैं किसी को दे रही हूँ, क्योंकि वो एक वाहिद चीज है जो हम किसी को रिटर्न नहीं कर सकते एज इज। सही है। Thank you so much for having me. थैंक And यू आप फॉर summarize जॉइनिंग। कर दें, then हाँ we जरूर, will. इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो मेरा जो लास्ट का एक मैसेज है वो ये है कि टीन एज बहुत फ्रेजाइल एज होती है, तो हमें इसको यू हैव टू हैंडल इट विद केयर। For your teenagers, keep this in mind. You will teach them to fly, but they will not fly your flight. You will teach them to dream, but they will not dream your dream. You will teach them to live, but they will not live your life. So nevertheless, in every flight, in every life, in every dream, the print of the way you taught them will remain. तो वो आपके फुटस्टेप्स तो फॉलो करेंगे, वो आप जो आपने इंस्टॉल किया उनके अंदर वो तो फॉलो करेंगे, बट दे विल ऑब्वियसली बी अ डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड दे विल लीड अ डिफरेंट लाइफ देन योर्स। तो बी माइंडफुल अबाउट दैट। आप सर कंक्लूड करना चाहेंगे इसको? भाई मैं सेकंड करूंगा जो अभी वजीहा ने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि they will lead their lives. You just equip them and prepare them for it. That's all. And I think it's the most powerful and a beautiful message from you to our audience. And I'm very glad that I participated. Oh, I'm glad that you participated. और हमें अभी से फरमाइशें आने लग गई हैं कि हमें एक और प्रोग्राम दोबारा साथ करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है अब हमें जो है ना कुछ वीकली या ऑल्टरनेट वीक्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि वाकई कभी कभी हम लोगों से ऐसे कनेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर से वो बातें निकलती हैं जो हम यूजुअली नहीं कर रहे होते अपने आप से। I'm quite happy to do a fortnightly program. Oh, why not? On themes and topics, at least for 2021 जो रह गया है। तो आप प्लीज देखें आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, किन मौजूआत पे, और होगा ये कि we'll have conversations because माशाल्लाह your experience and my experience, इसमें तू बुढ़ी है मैं जवान हूँ बातचीत करते हैं तो बहुत मजा आता है। तो यू नो ट्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं लोगों को सुनने के लिए। तो आप लोग जो मेरी ऑडियंस हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू राइट इन योर कमेंट्स कि आप किन टॉपिक्स को चाहेंगे कि हम डिस्कस करें, एंड वी विल कम बैक विद देम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर पुटिंग इन योर पर्सपेक्टिव्स एवरीवन। ये प्रोग्राम जो इतना इंटरेस्टिंग हुआ, ये एक्चुअली आप लोगों के पर्सपेक्टिव की वजह से ज्यादा हुआ। हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया था वो तो शायद हमने वैसे डिस्कस नहीं किया, मगर जो हमने आपकी वजह से डिस्कस किया, इट वॉज टोटली स्पॉन्टेनियस और बहुत अच्छी जो है वो कॉन्वर्सेशन रही। थैंक्स टू एवरीवन हु हैज जॉइंड, और इंशाल्लाह we'll come back again with a new program. Thank you for joining, and keep thinking out of the box. That's my motive, to come here and provoke your thoughts so that you can think out of the box and break the barriers, break the monotonous behaviors, और उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में यूज करना शुरू करें, अपने माइंडसेट को भी और अपने बिहेवियर्स को भी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज।